स्टार्ट विथ क्वेश्चंस और वी कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस। हमें ना पूरे चैप्टर का जो अभी तक थियरी हमने सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। गैस पहले दिन पे मैंने आपको सिखाया था डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अगर कभी भी आपको एनसीआर ऐसा टर्म दिखाई दे तो एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। गैस मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बताया था कि एनसीआर होता है चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। तो अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हो तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5c2। 5c2 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10। तो बेसिकली इफ यू वांट टू चूज 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 तो देर आर 10 डिफरेंट वेज। ये हमारा कंसेप्ट है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये जो कॉम्बिनेशन है एनसीआर इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो पहला प्रॉपर्टी कैसे हम लोगों ने देखा था कि जो एनसीआर है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर आपके पास 10c3 है तो 10c3 का वैल्यू विल बी सेम एज 10c7। मतलब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो और वही नंबर आप यहां नीचे लिख दो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का वैल्यू सेम आता है। फिर गैस दूसरा प्रॉपर्टी हमने सीखा था दैट एनसीआर डिवाइडेड बाय NCR-1 इज इक्वल टू N-R+1 अपॉन आर। गैस इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे तो मोस्टली इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसके बाद गैस हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन थे। द प्रॉपर्टी वॉज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। जैसे आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि अगर ये दोनों नंबर सेम है और जो नीचे वाले नंबर से इसमें 1 नंबर का गैप है तो आप ये जो ऊपर वाला नंबर है उसमें +1 कर दो तो N+1 हो जाएगा। और इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है R उस नंबर को यहाँ पे लिख दो। तो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। फिर गैस एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसके ऊपर भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पर बहुत जल्दी आगे वाले लेक्चर में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपको R टाइम्स NCR ऐसा दिखाई दे तो ये हो जाता है N टाइम्स N-1 CR-1। सो गैस इस प्रॉपर्टी को हमने काफी यूज किया क्वेश्चन सॉल्विंग में और इस प्रॉपर्टी को भी हमने बहुत यूज किया क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये वाली जो प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR-1 एंड ये जो प्रॉपर्टी है R इंटू NCR, ये दोनों प्रॉपर्टीज पे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दिस इज समरी ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। अब हम सेकेंड लेक्चर की समरी करते हैं। तो गैस कल हम लोगों ने देखा कि अगर हमें बाइनोमियल एक्सपांशन करना है जैसे x+y⁴n, तो इसमें गैस जो पहला टर्म है वो आता है NC0 और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको आप मैक्सिमम पावर दे दो तो वो आ जाएगा x⁴n। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, NC0 के बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट आ जाएगा NC1 और यहाँ पे हमें क्या करना है x का पावर कम करना है बाय 1 तो x⁻n-1 हो जाएगा एंड y का पावर बढ़ा देना है। तो यहाँ पे तो y नहीं था, अब हमने y का पावर बढ़ा दिया तो y⁻1 आ जाएगा। अब अगले वाले टर्म में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करो। पहले NC0 था फिर NC1 आया, अब नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट आ जाएगा NC2। अब वापस से x का पावर एक और कम कर दो तो x⁻n-2 हो जाएगा और y का पावर बढ़ा दो तो y² हो जाएगा। अब गैस ये चीज हमें कंटिन्यू करनी है और एंड कहाँ करना है, लास्ट टर्म आता है NCn एंड जो सेकेंड टर्म है उसको पूरा पावर मिल जाता है तो वह आ जाता है y⁻n। इसके ऊपर गैस हमने कल 7 क्वेश्चंस किए थे और इसमें फिर जनरल टर्म लिखने का भी एक तरीका है। सपोज आपको TR+1 ये टर्म लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो यारो NCR इंटू फर्स्ट टर्म रेस टू n-r इंटू सेकेंड टर्म रेस टू r। मैंने कल ये बहुत बार बताया था कि यहाँ पे जो नंबर होता है वही नंबर सेकेंड टर्म का पावर होता है और जो बचा हुआ पावर रहेगा n-r वो फर्स्ट टर्म को मिल जाएगा। कैसे आप नोटिस करना कि कोई भी टर्म में जो सम ऑफ पावर है या फिर जो सम ऑफ इंडाइसिस है वो इक्वल टू n आ जाता है। और कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आता है गाइस वो इक्वल टू n+1 आते हैं। तो अगर आपका
एक्सपांशन का पावर n है, x प्लस वाई होल रेज टू n, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे टोटल, दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू n प्लस वाई। और गैस इस सब के अलावा बस हमने एक और चीज सीखी है कि सपोज अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन है, लेट्स से 10CR, और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है जब आप इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे लिख दोगे। तो 10 को डिवाइड बाय 2 किया तो 5 होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 10C5। और गैस अगर ये नंबर ऑड रहा तो भी सिंपल है, सपोज हमारे पास है 13CR और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप 13 को डिवाइड बाय 2 करो तो आपके पास आ जाएगा 6.5। अब आप 6.5 के आगे या पीछे वाला कोई भी इंटीजर लिख दो, आप 13C6 भी लिख सकते हो या तो आप 13C7 भी लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है और दोनों इसके मैक्सिमम वैल्यू होंगे। तो दिस कवर्स ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव डन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज यस लिखना। आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा गैस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देता हूँ सो दैट थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहे। गैस सपोज मेरे को एक बाइनोमियल एक्सपांशन है 2 माइनस 3x माइनस 3x होल रेज टू 5। सपोज ये बाइनोमियल एक्सपांशन हमें करना है, तो इसमें गैस हम लोग वही टेक्निक यूज करेंगे कि जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग 5C0 5C1 5C2 वैसे लिखते जाएंगे, और फिर गैस हम लोग दोनों टर्म्स को पावर देते जाएंगे जिसमें सम ऑफ इंडाइसेस शुड ऑलवेज बिकम इक्वल टू 5। तो मैं आपको करके बताता हूँ। पहला टर्म बन जाएगा 5C0 और जो फर्स्ट टर्म है 2 उसको ही पूरा पावर दे दो, तो ये हो जाएगा 5C0 इंटू 2 रेज टू 5। उसके बाद प्लस, अब गैस सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 5C0 था तो नेक्स्ट टर्म का कोइफिशिएंट 5C1। अब यहाँ पे 2 रेज टू 5 है तो उसका पावर कम कर दो, 2 रेज टू 4 हो गया। और सेकेंड टर्म गाइस 3x नहीं है, अच्छे से देखना, सेकेंड टर्म है -3x, तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म लिख देंगे -3x एंड स्टूडेंट्स इसका पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका पावर 1 क्यों है? जो नंबर यहाँ होता है वही पावर सेकेंड टर्म का होता है। ऑल्सो गाइस इसका और इसका पावर आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। चलो लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद वाला टर्म आएगा 5C2, क्योंकि नेक्स्ट कोएफिशिएंट 5C2 है, और अब 2 का पावर और कम कर दो तो 2 क्यूब हो जाएगा। और जो सेकेंड टर्म है -3x, इसका पावर बढ़ा दो तो -3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में आएगा 5C3, और 5C3 के साथ आपका वापस 2 का पावर और कम हो जाएगा तो ये 2 स्क्वायर हो गया, और सेकेंड टर्म में पावर बढ़ा दो तो -3x का क्यूब हो जाएगा। गाइस वापस नोटिस करना, यहाँ का जो नंबर है वही नंबर सेकेंड टर्म के पावर में आता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आता है 5C4 इंटू 2 रेज टू 1 इंटू -3x रेज टू 4, एंड लास्ट टर्म आ जाएगा 5C5, और जो सेकेंड टर्म है उसको ही पूरा पावर मिल जाएगा तो -3x रेज टू 5। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपांशन है। ये आपका ग्रैंड समरी हो गया ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर सो फार इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक गैस क्लियर है तो यस लिखो। अब आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करता है। रेहान, क्या मेरी वॉइस पूरे लेक्चर में ठीक से आ गई थी अभी तक? यस सर। थैंक यू सो मच। ओके, तो गैस अभी है ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी 17th क्वेश्चन तक कर लिया था। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद न्यू कंसेप्ट आएगा। रेहान, क्या आप मेरे को प्लीज क्वेश्चन रीडिंग में हेल्प कर सकते हो? Yes sir. यस प्लीज गो Let अहेड। let alpha, beta, gamma, and delta be the coefficients of x raised to 7, x raised to 5, x cube, and x respectively in the expansion of x plus under root of x cube minus 1 whole raised to 5 plus x minus under root of x cube minus 1 whole raised to 5, where x is greater than 1. If u and v satisfy the equation alpha u plus beta v is equal to 18, gamma u plus delta v is equal to 20, then u plus v equals. ओके, थैंक यू सो मच रेहान। गैस इस क्वेश्चन को हमें 3 टाइम्स करना होगा। पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद हम एक और बार समरी करेंगे, और थर्ड टाइम में फिर हम लोग लिखेंगे। अभी फर्स्ट टाइम में आप मत लिखो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। गैस यहाँ पे है ना 2 बाइनोमियल एक्सपांशन है। फर्स्ट टर्म इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू 5। तो मैं यहाँ पे गैस क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। तो फर्स्ट टर्म है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू 5, एंड गैस इसके साथ एक और बाइनोमियल एक्सपांशन है प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू 5।
तो गैस यहाँ पे है ना, उन्होंने बोला है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 निकालना है, और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 निकालना है। तो पहले तो गैस मैं कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 निकाल दूंगा, वो निकालना आसान है। देखो गैस, इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 5c0 इंटू एक्स रेज टू 5। इसका मतलब गैस क्या है, जब आप इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करोगे तो पहले टर्म में ये जो टर्म है इसको ही पूरा पावर मिल जाता है। तो पहला टर्म क्या बनेगा, 5c0 इंटू एक्स रेज टू 5। और वैसे ही गैस इसका भी जब बाइनोमियल एक्सपांशन करोगे तो उसमें भी जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 5c0 इंटू एक्स रेज टू 5। अब गैस इसके अलावा और किसी भी टर्म में एक्स रेज टू 5 नहीं आने वाला। आप कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो, आपको एक्स रेज टू 5 दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर से बताता हूं, एक्स रेज टू 5 आपको सिर्फ तब मिलेगा जब इसका पावर 5 हो जाए। तो जब इसका पावर 5 होगा तब आपको एक्स रेज टू 5 मिलेगा, और इसका 5 पावर कब होगा, जो फर्स्ट टर्म है इसके एक्सपांशन का उसमें ही इसका पावर 5 होगा, क्योंकि इसको ये पूरा पावर मिल जाता है। तो इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में पहला टर्म होगा 5c0 इंटू एक्स रेज टू 5। और गैस इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में भी फर्स्ट टर्म यही होगा 5c0 इंटू एक्स रेज टू 5। बाकी के टर्म्स का इसमें नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 चाहिए। तो एक्स रेज टू 5 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में आएगा 5c0 प्लस 5c0, और यहाँ एक्स रेज टू 5 कॉमन आ गया। अब गैस ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि nc0 जो होता है इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे 5c0 का आंसर 1 होगा और ये 5c0 का भी आंसर 1 होगा। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एक्स रेज टू 5 है इसका कोइफिशिएंट गाइस आ जाएगा 2। तो बेसिकली 2x रेज टू 5 आ गया। तो दिस इज कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस, कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो गैस ये पार्ट हो गया। अब गैस इसको उन्होंने कुछ नाम दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 को उन्होंने शायद हमारे को एक अल्फाबेट दिया है, उन्होंने बीटा बोला है। तो गैस बीटा विल बी इक्वल टू 2, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 इज 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब गैस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7। अब हमें सोचना पड़ेगा कि एक्स रेज टू 7 कैसे मिलेगा। गैस एक्स रेज टू 7 सिर्फ तभी मिलना पॉसिबल है अगर इसका पावर 3 हो जाए और इस पूरे का पावर जो है वो 2 हो जाए। पर इसमें भी शायद एक्स रेज टू 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अगर इसका पावर 3 हो गया तो ये एक्स रेज टू 3 हो जाएगा, और इसका पावर अगर 2 हो गया तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सिर्फ एक्स रेज टू 3 बचेगा। तो एक्स रेज टू 3 और एक्स रेज टू 3 एक्स रेज टू 6 हो जाएगा। तो नहीं, हमें चाहिए एक्स रेज टू 7। तो कोई और कॉम्बिनेशन देखते हैं। गैस एक्स रेज टू 7 सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इसका पावर 1 हो जाए और इसका पावर 4 हो जाए। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका पावर 1 है तो एक्स रेज टू 1 हो गया, और इसका पावर 4 है तो अंडर रूट और 4 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर बचेगा, और एक्स क्यूब का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेज टू 6 आएगा, और वो एक्स रेज टू 6 और ये एक्स रेज टू 1 मिलके एक्स रेज टू 7 हो जाएगा। तो गैस अगर मुझे अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 निकालना है तो मुझे एक बहुत ही स्मार्ट चीज करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको पावर 1 देना पड़ेगा और सेकेंड टर्म को पावर 4 देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पावर कितना है 5। तो बेसिकली गाइस अब मैं जब यहाँ लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7, अच्छे से देखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7, तो एक्स रेज टू 7 मुझे कब मिलेगा गाइस, वापस बताता हूँ। एक्स रेज टू 7 तब मिलेगा जब इसका पावर 1 है और इस पूरे का पावर 4 है, क्योंकि इस पूरे का पावर 4 हुआ तो अंडर रूट और 4 कैंसिल होके सिर्फ स्क्वायर बचेगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 के स्क्वायर में एक्स रेज टू 6 आ जाएगा। एक्स रेज टू 6 और एक्स रेज टू 7 होगा। तो इसका मतलब जब इसका पावर 1 है और जब इसका पावर 4 है तब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 आएगा। पर गैस इसका पावर 1 और इसका पावर 4 कब होगा, जब हमारा 5c4 वाला टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 5c4, क्योंकि देखो 5c4 पहले वाले टर्म का पावर 1 और सेकेंड टर्म क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, इसका पावर रेज टू 4। गैस देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो नंबर होता है वही नंबर सेकेंड टर्म का पावर होता है। तो इसका पावर 1 और इसका पावर 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स रेज टू 7 का टर्म आ जाएगा। तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 5c4 होगा। पर ये यहाँ पे मिला
यहाँ पे भी तो मिलेगा, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा, तो 2 बार मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, सेम लिख देता हूँ आगे, बाकी के टर्म्स में नहीं लिख रहा, प्लस 5c4 x⁻1, और उसमें सेकेंड टर्म है माइनस अंडर रूट ऑफ x³ - 1 होल रेज टू 4, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब ये माइनस का पावर जो 4 है वो प्लस ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स जो हैं इसमें x⁻7 मिलेगा, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 5c4 एंड 5c4, तो ओवरऑल कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 5c4 प्लस 5c4, 5c4 प्लस 5c4, ये आपका कोएफिशिएंट आएगा किसका, x⁻7 का आ जाएगा, ठीक है। अब गैस क्या होता है NCn-1, हमने देखा है NCn-1 का आंसर n आता है, इसका मतलब गैस 5c4 का आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पे भी 5c4 का आंसर 5, तो आंसर आएगा 5 + 5 इंटू x⁻7, तो आंसर आएगा 10x⁻7। क्या अमेजिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमने कल भी करे थे और ये भी है। तो गैस कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 को उन्होंने अल्फा बोला है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10। अच्छा, और कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 को उन्होंने बीटा बोला था, तो हमारे बीटा का आंसर कितना आया था =2। गैस एक बार आपको समरी देता हूं और फिर इसके बाद बस हम लिखना चालू करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। गैस जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 चाहिए तब आप इसको पावर 5 दे दो, तो वो तब पॉसिबल है जब आपका 5c0 वाला टर्म आ जाए। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है इसके बायनोमियल एक्सपांशन में, 5c0 इनटू इस टर्म को पूरा पावर दे दो, और ऐसे फिर इस ब्रैकेट में भी कर दो। तो ओवरऑल x⁻5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा 5c0 प्लस 5c0, तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया। तो बीटा का वैल्यू गैस कितना है, बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब लेकिन ये वाला पार्ट गैस ट्रिकी था, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 कैसे निकालेंगे। x⁻7 सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इसका पावर 1 है और इस पूरे का पावर 4 है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका x⁻1 तो रहेगा और यहाँ अंडर रूट और पावर 4 कैंसिल होके पावर में स्क्वायर बचेगा, और x³ - 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो x⁻6 आएगा, और वो x⁻6 और ये x⁻1 x⁻7 बन जाएगा। तो जब सेकेंड टर्म का पावर 4 है और फर्स्ट टर्म का पावर 1 है, तब कोएफिशिएंट क्या होता है 5c4, क्योंकि यहाँ का जो पावर है वही यहाँ का नंबर होता है, तो इसमें यहाँ 5c4 आ गया। अच्छा, वैसे ही फिर दूसरे वाले बायनोमियल एक्सपांशन में भी सेम होगा, बस यहाँ पे एक माइनस साइन है, लेकिन लकीली माइनस का पावर 4 प्लस ही होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर आया 5c4 प्लस 5c4, यानी 5 + 5 = 10, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 10 है। अब गैस हम लोग है ना नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी निकालना है। अच्छा, तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ x³ कैसे निकालें, x³ कब पॉसिबल है गैस, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। गैस x³ तब पॉसिबल होगा जब आपका ऐसा कोई टर्म आ जाए, एक मिनट, x³ पूछा है कि नहीं पहले वो देख लेते हैं। उन लोगों ने क्या बोला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 x⁻5 x³ एंड x। ओके, तो गैस यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकालना है। तो x³ कब पॉसिबल है गैस, x³ तब पॉसिबल होगा, अच्छे से देखना, ये थोड़ा और डिफिकल्ट टेरिटरी में हम जा रहे हैं। x³ तब पॉसिबल होगा जब इसका पावर 3 हो जाए और इसका पावर 2 हो जाए, और फिर ये x³ इसके सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए। वापस से देखना गैस, x³ कब पॉसिबल होगा, जब इसका पावर 3 हो जाए और इसका पावर 2 हो जाए। तो जब इसका पावर 2 होगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो फिर सिर्फ x³ - 1 बचेगा, और फिर जब ये x³ ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x³ हो जाएगा। आप समझे, तो इसका मतलब गैस अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x³ लिखता हूँ, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। गैस बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं सारे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का हो। तो ये टाइप का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x³ चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट टर्म को पावर 3 देना पड़ेगा और सेकेंड टर्म को पावर 2। तो इसका मतलब मेरा जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बनेगा 5c2, क्योंकि 5c2 में लिखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का पावर 3 और सेकेंड टर्म क्या है √x³ - 1। गैस इसका पावर आ जाएगा 2। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x³ - 1 बचेगा, और जब ये x³ ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ, और जब ये x³ -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -x³ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन भी आने वाला है 5c2 के साथ। अच्छा, ऐसे सेम दूसरे एक्सपांशन में भी तो होगा। दूसरे एक्सपांशन में क्या होगा, 5c2 फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म उसमें है माइनस ऑफ अंडर रूट
एक्स क्यूब माइनस वन पर उसका स्क्वायर है। गैस देखो, जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर सेकेंड टर्म के पावर में होता है। तो अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ओके। तो उसके बाद फिर क्या होगा, और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ये एक्स क्यूब माइनस वन से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स क्यूब होगा। मतलब गैस जब मैं कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखूंगा तो ये 5c2 और 5c2 बचेगा और माइनस साइन भी बचेगा, तो बेसिकली माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में आएगा 5c2 प्लस 5c2 और कोइफिशिएंट किसका है ये, एक्स क्यूब का। अब गैस आप 5c2 सॉल्व करके देखो, 5c2 सॉल्व करके 10 आता है, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, तो आंसर आ गया -20 एक्स क्यूब। बस इसको उन्होंने बोला है गैमा, गैमा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो गैमा की वैल्यू -20। तो गैस एक ग्रैंड समरी, एंड आफ्टर दैट मोस्टली हम लिखना चालू कर सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। जब आपको x रेस टू 5 का टर्म चाहिए तब आप 5c0 x रेस टू 5 5c0 x रेस टू 5 ले लो। जब आपको x रेस टू 7 का टर्म चाहिए तब इसका पावर 1 ले लो और इसका पावर 4 ले लो, तो मतलब 5c4 का टर्म आएगा। और ऐसे यहां पे भी कर लो। अब जब आपको x रेस टू 3 चाहिए, ये सबसे डिफिकल्ट था, x रेस टू 3 के लिए इसका पावर 3 ले लो, इसका पावर 2 ले लो, ताकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए और एक्स क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। फिर इसमें जो कोइफिशिएंट है वो 5 से 2 आएगा, पर क्योंकि एक्स क्यूब -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स क्यूब बन रहा है, तो वो 5 से 2 नहीं -5 से 2 आ जाएगा। तो इधर भी -5 से 2 और इधर भी -5 से 2। अब बस एक और पार्ट बचा है, उन्होंने बोला है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स भी निकाल के बताओ। अच्छा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पता है कब होगा, जब इसका पावर 1 होगा, इसका पावर 4 होगा, और फिर x रेस टू 1 ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गैस वो भी लिख के देता हूं, ये भी गैस काफी ट्रिकी है, बहुत ही अमेजिंग लेवल का क्वेश्चन गैस हम लोग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझना इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द एंटायर चैप्टर। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है गैस, ठीक है। तो अब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कब मिलेगा मुझे, एक्स का टर्म कब मिलेगा, अच्छे से देखना। एक्स का टर्म सिर्फ तब मिलेगा जब इसका पावर 1 हो जाए और इसका पावर 4 हो जाए। तो पावर 4 और अंडर रूट कैंसिल होगा, एक्स क्यूब -1 का होल स्क्वायर बचेगा, और फिर ये एक्स वो वहां के 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को कौन सा टर्म लेना है, अच्छे से देखना, मुझे वापस वही टर्म लेना है जिसमें 5c4 होगा, क्योंकि 5c4 के साथ मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म रेस टू 1, सेकेंड टर्म रेस टू 4, यानी कि अंडर रूट एक्स क्यूब -1 रेस टू 4। और गैस क्या ऐसा ही दूसरे वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी मिलेगा, यस, मैं बोलूंगा +5c4, दूसरे वाले में आएगा x रेस टू 1, और यहाँ सेकेंड टर्म माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब -1 है रेस टू 4, पर वापस माइनस का पावर 4 रहा तो प्लस हो जाएगा। तो वापस से गैस मेरा आंसर आएगा 5c4 + 5c4। और गैस इस बार एक चीज नोटिस करना, क्या आंसर आएगा, 5c4 + 5c4। इस बार एक चीज नोटिस करना, ये जो x रेस टू 1 है ये -1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट और 4 स्क्वायर बचेगा, और एक्स क्यूब -1 का जो स्क्वायर है जब आप होल स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इसीलिए इस बार x +1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर से बोलता हूँ गाइस, लास्ट टाइम क्या हुआ था, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये जो आपका एक्स क्यूब था, लास्ट टाइम एक्स क्यूब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसीलिए गाइस यहाँ पे माइनस साइन आया, समझो। वापस एक बार बोलता हूँ, लास्ट टाइम एक्स क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हुआ था और माइनस एक्स क्यूब हो गया था, इसीलिए यहाँ माइनस साइन आया था। पर इस बार क्या होगा, इस बार जो ये x है ये -1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अंडर रूट और पावर 4 कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो इस बार वो +1 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए गाइस इस बार यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना है, प्लस में ही करना है। तो 5c4 + 5c4 और x आ जाएगा। अच्छा, 5c4 का आंसर 5 होता है, इसका भी आंसर 5 होता है, 5 + 5 10 हो गया, 10x। अच्छा गाइस, ये उन्होंने बोला है डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, डेल्टा का वैल्यू इज 10। गाइस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल गया, तो उसके बाद दो इक्वेशन दिए, उसको सॉल्व करके आंसर आएगा। यहाँ तक गाइस अगर आपको क्लियर है तो यस लिखो। एक और बार करते हैं, इस बार लिख के करते हैं, बहुत ही अमेजिंग लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं गाइस। और ये मैं हर लेक्चर में कोशिश करूंगा कि हम अपने क्वालिटी में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहें और हम लोग अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करें, इसलिए मैं पूरा लेक्चर पहले से डिजाइन करके आ रहा हूं। तो लेट्स डू दिस गाइस। अब ऑन पेपर करते हैं, लिखते समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस। क्वेश्चन में क्या दिया है सब लोग लिखना, x + अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब -1 होल रेस टू 5 प्लस x -
अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू 5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सब लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। उन्होंने बोला है अलग अलग लोगों के कोएफिशिएंट निकालने हैं अलग अलग टर्म्स के। तो पहले हम निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। गैस कैसे मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5? इसके एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5c0, और फर्स्ट टर्म को पूरा पावर दे दो तो x रेज टू 5। तो क्या आएगा 5c0 x रेज टू 5, और यहाँ पे भी क्या होगा फर्स्ट टर्म 5c0 x रेज टू 5। तो हम बोलेंगे 5c0 x रेज टू 5 प्लस 5c0 x रेज टू 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5c0 प्लस 5c0 होल मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5। अब गैस 5c0 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, तो 2x रेज टू 5 इज द आंसर। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इज 2। तो सब लोग लिख देना बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 2। देखो लिखते समय टाइम नहीं लगता, समझते समय हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, लिखते समय एकदम फास्ट में हो गया। तो बीटा का वैल्यू 2 है। अब गैस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 निकालते हैं। ये डिफिकल्ट है। हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7? इसको पावर 3 दे देते हैं, नहीं इसको पावर 1 दे देते हैं, और इसको पावर 4 दे देते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है आप भी लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7। ठीक है गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7। तो इसमें फर्स्ट टर्म को पावर 1 दे देंगे और सेकंड टर्म को पावर 4, मतलब कोएफिशिएंट बनेगा 5c4। फर्स्ट टर्म रेज टू 1, सेकंड टर्म क्या है अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 4। ओके, और गाइस अभी नोटिस करना इसमें x रेज टू 7 कैसे आएगा, यहाँ अंडर रूट और 4 कैंसिल होके स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर x रेज टू 6 होता है, और वो x रेज टू 6 और ये x, ये मिलके बनाएगा x रेज टू 7। और ऐसे गाइस फिर सेकंड वाले में भी मिलेगा। पर केयरफुल रहना कि टर्म्स कैसे लिखते हैं, 5c4 इंटू एक्स रेज टू 1, और यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 4। हाँ वो अलग बात है कि माइनस का पावर 4 प्लस हो जाता है, पर हमें टेक्निकली स्ट्रांग बनना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो बराबर लिखना है और सेकंड टर्म भी जो है वो एकदम बराबर लिखना है। अब वो माइनस का पावर 4 प्लस हो गया, वो अच्छी बात है। अच्छा, तो यहाँ x रेज टू 7 का कोएफिशिएंट क्या बचेगा, 5c4 बचेगा, और यहाँ भी 5c4 बचेगा। तो ओवरऑल आंसर लिखवा आएगा 5c4 प्लस 5c4 होल मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 7। अब गैस 5c4 का वैल्यू 5 होता है, इसका भी वैल्यू 5 होता है, तो 5 + 5 10 हो गया। तो आंसर आ गया 10x रेज टू 7। तो गैस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7? 10। तो लिखो अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया। देखो लिखने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब गैस इसके बाद हमें बोला गया था कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। शायद ये सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि x क्यूब का कोएफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, x क्यूब के कोएफिशिएंट के लिए इसको पावर 3 देंगे और इसको पावर 2 देंगे, ताकि यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और फिर यहाँ का जो एक्स क्यूब है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्लीज राइट डाउन गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे गाइस, हम लोग को है ना फर्स्ट वाले टर्म को पावर 3 देना है और सेकंड वाले टर्म को पावर 2 देना है। तो यहाँ लिखेंगे 5c2, फर्स्ट वाले टर्म को पावर 3 एक्स क्यूब, सेकेंड वाला टर्म क्या है अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, इसको पावर 2। और गैस ऐसे ही दूसरे वाले एक्सपांशन में भी करना है और टेक्निकली वापस स्ट्रॉन्ग बनना है। सेकेंड वाले एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म क्या है x, तो उसको पावर 3 देंगे, और सेकेंड टर्म है माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, और इसको पावर क्या देंगे 2। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पर हमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनना है। अब गैस फिर इसमें x रेज टू 3 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ऐसे लगता है कि यहाँ पे 5c2 और यहाँ 5c2 है ये बनेगा, पर नहीं गैस, थोड़ा केयरफुल रहना। जब यहाँ अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पे भी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ एक्स क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -5c2 आएगा, और सेम यहाँ पे भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -5c2 आएगा। तो आंसर आएगा, लिखो माइनस कॉमन 5c2 प्लस 5c2 होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। गैस 5c2 10 होता है, 10 + 10 20 हो गया, तो लिखो आंसर आ गया -20 एक्स क्यूब। तो गैस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, -20। इसको उन्होंने गामा बोला है, तो लिखो गामा इज -20। ठीक है गैस। एंड गैस इसके अलावा अभी एक और टर्म बचा है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी तो निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे मिलेगा गैस, लास्ट केस
कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए आपको इसको पावर 1 देना है और इसको पावर 4 देना है, फिर यहाँ पे 4 और अंडर रूट कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा और फिर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और फिर x और वो +1 मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको पावर 1 देना है, इसको पावर 4 देना है, मतलब कोएफिशिएंट फिर से वो 5c4 वाला हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी गिवन बाय, ठीक है, 5c4 और फर्स्ट टर्म को पावर 1 देंगे, सेकेंड टर्म क्या है, अंडर रूट ऑफ x³ - 1 होल रेज टू 4। ओके, और गैस इसके अलावा सेकेंड एक्सपांशन में भी ऐसा ही होगा, 5c4 और फर्स्ट टर्म को पावर 1 और सेकेंड टर्म क्या है, माइनस अंडर रूट x³ - 1 होल रेज टू 4। ओके, अगेन गाइस नोटिस करना यहाँ माइनस साइन है, हाँ वो माइनस का पावर 4 प्लस हो जाएगा, वो अच्छी बात है, पर हमने परफेक्टली लिखा है। एक चीज नोटिस करना कि यहाँ अंडर रूट और 4 कैंसिल होने के बाद स्क्वायर बचता है और फिर x³ - 1 का स्क्वायर का एक्सपांशन करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो x +1 से मल्टीप्लाई होके x ही रहेगा। इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट है और ये जो कोएफिशिएंट है यही आंसर है। तो इस बार आंसर आएगा 5c4 + 5c4 इंटू x⁻1। अच्छा, तो 5c4 5 होता है, 5 + 5 10 हो गया, तो आंसर आ गया 10x। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x को उन्होंने डेल्टा बोला है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो गैस इसी के साथ आज पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड बाय द वे पूरे लेक्चर में सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन यही था, आगे वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। मैंने इंटेंशनली कल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17 पे क्लोज किया था ताकि आज फ्रेश माइंड से ये क्वेश्चन करे। सबको क्लियर है? तो यस लिखना गाइस, हमने 2 से 3 बार करा, ठीक है। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन then 100% you are already good in this chapter. Okay, yes, रेहान क्या आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने के लिए प्लीज हेल्प कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir. यस प्लीज गो अहेड। The sum of the coefficient of x⁻² and x⁻² in the binomial expansion of x⁻² plus half x⁻² whole raised to 9 is। ओके गैस देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। मैंने बस क्या किया, TR+1 का फॉर्मूला लिख दिया है। गैस TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। यहाँ n मतलब जो पावर है, तो क्या है, पावर ऑफ एक्सपांशन 9, तो मैंने यहाँ पे 9CR लिख दिया। और फिर गैस यहाँ पे जो नंबर होता है वही सेकेंड टर्म का पावर होता है। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है एक्सपांशन में, हाफ x⁻² ये आपका सेकेंड टर्म है। तो इसको पावर हमने क्या दे दिया, r, और जो बचा हुआ पावर है, बचा हुआ पावर क्या होगा, 9 - r, वो हम फर्स्ट टर्म को देंगे। और फर्स्ट टर्म क्या है, x⁻²/3। अच्छा सॉरी, यहाँ सेकेंड टर्म हाफ x⁻² है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टर्म है हाफ x⁻²/5, ये हमारा फर्स्ट टर्म है x⁻²/3। और हमें क्या करना है, यहाँ का जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर देना है और जो बचा हुआ पावर है 9 - r वो फर्स्ट टर्म को देना है। अच्छा, मुझे कैसे पता कि बचा हुआ पावर 9 - r है, बिकॉज इन दोनों का एडिशन 9 आना चाहिए, इसीलिए ये अगर पावर r है तो ये वाला पावर 9 - r हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये जनरल टर्म है इस बाइनोमियल एक्सपांशन का। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²/3। अच्छा, अगर हमें x⁻²/3 का कोएफिशिएंट चाहिए तो यहाँ ओवरऑल x का पावर क्या है देखते हैं। यहाँ ओवरऑल x का पावर क्या बनेगा, 2/3 टाइम्स 9 - r। देखो मैंने यहाँ लिखा है 2/3 टाइम्स 9 - r, और यहाँ x का पावर बनेगा -2/5 टाइम्स r। देखो यहाँ पे x का पावर बना -2/5 टाइम्स r, ठीक है। तो यहाँ x का पावर है 2/3 टाइम्स 9 - r और यहाँ x का पावर -2/5 टाइम्स r। तो ये ओवरऑल x का पावर हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²/3। तो ओवरऑल x का पावर कितना चाहिए, ये ओवरऑल x का पावर आया है पर हमें चाहिए 2/3। तो मैंने क्या बोला, ये ओवरऑल x का पावर है, इसको इक्वल टू 2/3 कर दो। फिर गैस बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, आपको r का वैल्यू मिल जाएगा 5, ठीक है। वो आपको लिखते समय सॉल्व भी करके देता हूं। तो r का वैल्यू 5 आ गया, तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा 9c5, क्योंकि r का वैल्यू 5 है। लेकिन नोटिस करना यहाँ पे एक नंबर हाफ भी है, तो वो भी तो एक कोएफिशिएंट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ ½ भी आएगा और 9c5 आएगा। मतलब बस कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²/3 हो जाएगा 9c5 इंटू ½ अब वैसे अगर आपको दोबारा ये सीखना है तो लकीली मैं आपको एक और बार करके बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक और कोएफिशिएंट
निकालने को बोला है, और लिखते समय भी गाइस एक और बार करेंगे। तो अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2/3, और उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2/5। तो गाइस x का ओवरऑल पावर क्या है वापस देखना, x का ओवरऑल पावर होगा 2/3 टाइम्स 9 - r एंड -2/5 टाइम्स r। तो x का ओवरऑल पावर क्या है, 2/3 टाइम्स 9 - r -2/5 टाइम्स r। तो ये ओवरऑल पावर है। तो पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन में मैंने इसको इक्वल टू क्या लिखा, 2/3, क्योंकि उनको चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2/3। अब उनको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2/5। इसका मतलब अब मेरे को इसका आंसर -2/5 चाहिए। तो देखो अब मेरे को है ना इसका आंसर क्या चाहिए, इस पूरे का आंसर चाहिए -2/5। तो इस बार अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार r का आंसर आ जाएगा 6। अच्छा, तो इस बार कोएफिशिएंट क्या बनेगा, अगर r का आंसर 6 आ गया तो यारो इस बार कोएफिशिएंट बन जाएगा 9c6। 9c6, और भूलना मत यहाँ पे हाफ रेज टू 6 भी है। तो इस बार कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 9c6, 9c6 हाफ रेज टू 6 हो गया गाइस। फिर अभी दोनों कोएफिशिएंट को ऐड करना है, सब निकालना है, ऐसे उन्होंने बोला है। वो सॉल्व करके गाइस फाइनल आंसर आ जाता है 21/4। सबको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आया तो यस लिखना, बाई चांस नहीं समझ में आया तो अभी मैं लिख के वापस समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में गाइस ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बस आपको TR+1 लिखने को आना चाहिए। चलो गाइस चेक करते हैं यहाँ पे किसका बायनोमियल एक्सपांशन है। यहाँ बायनोमियल एक्सपांशन है x रेज टू 2/3 प्लस हाफ x रेज टू -2/5 होल रेज टू 9। ओके, तो इसको हम अच्छे से पूरा लिख के सॉल्व करके एक और बार सीखते हैं गाइस। चलो सब लोग मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन नंबर 19। यस, ओके एवरीवन प्लीज राइट डाउन अलोंग विद मी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, तो गाइस किसका एक्सपांशन है, लिखो x रेज टू 2/3 प्लस हाफ x रेज टू -2/5 होल रेज टू 9। तो गाइस हमें है ना TR+1 लिखने को आना चाहिए। मैं लेक्चर के स्टार्ट में इसलिए थ्योरी पूरा रिवाइज करवाया। तो TR+1 क्या होता है, TR+1 का फॉर्मूला आता है NCR। यहाँ n का वैल्यू 9 है तो हम बोलेंगे 9CR। फिर यहाँ पे जो भी नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर देना है। तो सेकेंड टर्म क्या है, हाफ x रेज टू -2/5। तो सेकेंड टर्म है हाफ x रेज टू -2/5। अच्छा, इसको पावर क्या देना है, r, क्योंकि जो नंबर इधर होता है वही सेकेंड टर्म का पावर होता है। और फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू 2/3। तो फर्स्ट टर्म है x रेज टू 2/3, और उसको पावर क्या देंगे, बचा हुआ पावर आएगा 9 - r। मुझे कैसे पता बचा हुआ पावर 9 - r है, बिकॉज ये पावर और ये पावर का एडिशन 9 आना चाहिए। तो अगर इसका पावर r है तो इसका पावर 9 - r। अब आप नोटिस करना गाइज, यहाँ पे x का ओवरऑल पावर क्या बन रहा है, यहाँ x का ओवरऑल पावर क्या बनेगा, यहाँ पे x का पावर बनेगा 2/3 टाइम्स 9 - r। तो आप लिखना 2/3 टाइम्स 9 - r। ठीक है, यह हमारे x का पावर बना इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में x का पावर क्या बनेगा, -2/5 टाइम्स r। तो वो यहाँ के पावर में ऐड हो जाएगा -2/5 टाइम्स r। तो गैस ये x का ओवरऑल पावर आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, ये x का ओवरऑल पावर इक्वल टू 2/3 चाहिए, इज इक्वल टू 2/3 लिख दो। यहाँ लिख दो दिस इज केस ए। व्हाट इज केस ए, उन्होंने बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2/3। तो अगर हमें x रेज टू 2/3 का कोएफिशिएंट चाहिए तो इसका मतलब हमें ओवरऑल पावर जो है वो इक्वल टू 2/3 लिखना है। ठीक है, तो गैस इसको इक्वल टू 2/3 लिखा। अब गैस ये आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेना, r का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 5। वो सिंपल मैथ्स है, यहाँ पे लिख दो r इज इक्वल टू 5। अच्छा, अगर r की वैल्यू 5 हो गई तो इसका मतलब x रेज टू 2/3 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, r की वैल्यू 5 आ गई तो कोएफिशिएंट आएगा 9c5। पर यहाँ पे हाफ नंबर भी है, तो वो भी नंबर है, वो वेरिएबल तो नहीं है, तो उसको कोएफिशिएंट का पार्ट लेंगे। तो 9c5 तो आएगा, और यहाँ हाफ रेज टू 5 भी आएगा। तो व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2/3 बराबर गाइस। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2/3 क्या हो जाएगा, 9c5 इंटू हाफ रेज टू 5। गाइस अब आपको इजी लगा होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे अभी सेम रिपीट करना है। जब उन्होंने बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2/5, सेकंड केस में वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये ओवरऑल पावर है वो -2/5 आना चाहिए। तो चलो सेकंड केस लिखते हैं, लिखो वापस ओवरऑल पावर क्या है, 2/3 टाइम्स 9 - r -2/5 टाइम्स r।
ये ओवरऑल पावर है। और सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं कि जो ये ओवरऑल पावर है वो -2/5 चाहिए, तो इसीलिए इस बार मैंने इक्वल टू -2/5 लिया। अब इसको सॉल्व करके गैस आर का वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाता है। आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा आर इक्वल टू 6। तो इस बार कोएफिशिएंट क्या बनेगा गैस, लिखो इस बार कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2/5 अलग हो जाएगा। इस बार कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2/5 आ जाएगा एज 9c6 इंटू हाफ रेज टू 6। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो अपना कोएफिशिएंट क्या है 9cr, और ये हाफ रेज टू आर भी कोएफिशिएंट का पार्ट होगा। तो अभी सेकंड केस में आर का वैल्यू 6 है, तो 9c6 आएगा और यहाँ हाफ रेज टू 6 आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट दिस टाइम? द कोएफिशिएंट विल बी 9c6 इंटू हाफ रेज टू 6। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा गाइस नोटिस करना कि पहले वाले केस में हमें कोएफिशिएंट चाहिए था x रेज टू 2/3 का, मतलब हमें x का जो ओवरऑल पावर है वो हमें 2/3 चाहिए था, और सेकेंड केस में हमें x का जो ओवरऑल पावर है वो -2/5 चाहिए। ठीक है, तो पहले केस में x का ओवरऑल पावर 2/3 चाहिए था, तो उससे r आ गया 5, और दूसरे केस में x का ओवरऑल पावर -2/5 चाहिए था, उससे r का आंसर आ गया 6। तो पहले केस में कोएफिशिएंट 9c5 हाफ रेज टू 5, दूसरे केस में कोएफिशिएंट 9c6 हाफ रेज टू 6। अब बस गैस इन दोनों को ऐड करना है, तो लिखो सम ऑफ कोएफिशिएंट आ जाएगा 9c5 हाफ रेज टू 5, ओके आरो 9c5 हाफ रेज टू 5 प्लस 9c6 हाफ रेज टू 6। अब गैस हम लोग को ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने को आता है। 9c5 को आप बोल सकते हो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर आप कैंसिलेशन वगैरह करो, सिंपल मैथ्स करो, और यहाँ पे भी सेम चीज करो, तो टोटल आंसर सम करके आ जाता है 21/4। सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिखो। डन विद 2 क्वेश्चंस टुडे गैस। अभी है ना धीरे धीरे आपको लेक्चर इजी लगना चालू होगा। पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में देखो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन शायद और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गाइस मैथ्स में। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। रेहान प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो। The coefficient of x raised to 70 in x square of 1 plus x whole raised to 98 plus x cube of 1 plus x raised to 97 plus x raised to 4 of 1 plus x raised to 96 plus dot 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 till x raised to 54 of 1 plus x raised to 46 is 99 cp minus 46 cq. Then a possible value of p plus q is. बस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, ये सारे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है। मैं वो ढूंढ के ही सब क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सो दैट आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर रहे। गाइस उन्होंने क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 70। तो गाइस यहाँ पे जो पहला टर्म है उसमें x स्क्वायर है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो जब इसका एक्सपांशन होगा तो उसमें मेरे को x रेज टू 68 चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है। अगर यहाँ x रेज टू 68 आ जाए तो ओवरऑल x रेज टू 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस इसके अंदर मेरे को x रेज टू 68 का टर्म ढूंढना है। तो इसके अंदर x रेज टू 68 कब होगा? जब आपका कोएफिशिएंट होगा 98c68। ये देखो 98c68, क्योंकि पावर क्या है 98, और अगर मेरे को x रेज टू 68 चाहिए तो सेकेंड टर्म का पावर 68 है, और सेकेंड टर्म का जो पावर है वही नंबर यहाँ पे आता है कॉम्बिनेशन में। वापस से बोलता हूँ गाइस, यहाँ पे क्या टर्म दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू 98। सब लोग स्क्रीन पे देखना, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू 98। मुझे कौन सा टर्म चाहिए गाइस? एक्स रेज टू 70 का टर्म चाहिए। अच्छा इसमें एक्स रेज टू 70 कब आएगा? जब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेज टू 68 से। तो इसका मतलब गाइस इसके अंदर मेरे को एक्स रेज टू 68 चाहिए। इसके अंदर एक्स रेज टू 68 कब मिलेगा? जब मैं लिखूंगा 98c68, और सेकेंड टर्म को हम कौन सा पावर देते हैं? ये वाला ही देते हैं, तो एक्स रेज टू 68 आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट टर्म को क्या पावर देंगे? बचा हुआ पावर। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो फर्स्ट टर्म के यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रेज टू 30। अच्छा मैं 1 रेज टू 30 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज इन दोनों का जो पावर है उसका एडिशन 98 आना चाहिए। अच्छा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपने एक्स स्क्वायर से, करेक्ट। तो क्या अभी एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू 68 एक्स रेज टू 70 हो गया? यस। और 1 रेज टू एनीथिंग तो 1 होता है, तो मतलब 98c68 इतना ही बचा। तो क्या आंसर बचेगा? 98c68 एक्स रेज टू 70 हो गया गाइस। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है ये फर्स्ट वाले एक्सपांशन का। अब ऐसे बहुत सारे एक्सपांशन है, ये फर्स्ट एक्सपांशन था। अब ऐसे सेकंड एक्सपांशन क्या है? एक्स क्यूब
इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 97। अच्छा, तो ये भी एक करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब इंटू क्या दिया है, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 97। बस अगर इधर एक्स क्यूब ऑलरेडी है तो मेरे को यहाँ पे x रेस टू 67 चाहिए, तो मैं यहाँ पे x रेस टू 67 का टर्म चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा 97c67, क्योंकि ये जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर हो जाएगा, तो x रेस टू 67 आ गया। और जो फर्स्ट टर्म है वो 1, उसका पावर हो जाएगा 30। वापस गैस इसका पावर 30 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस प्लस दिस शुड बी 97 है 97। अच्छा, ये ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो हम बोल देंगे एक्स क्यूब इंटू। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वापस एक्स क्यूब और एक्स रेस टू 67 एक्स रेस टू 70 हो गया, तो इस बार कोएफिशिएंट क्या बचेगा, 97c67, ये हमारा कोएफिशिएंट बचेगा ऑफ एक्स रेस टू 70। तो पहले क्या मिला था 98c68, अभी क्या मिला है 97c67। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, पहले 98c68 मिला, फिर 97c67 मिला, अब अगले वाले में क्या मिला रहेगा 96c66, इसके बाद वाले में 95c65, डॉट डॉट डॉट, खत्म कहाँ करना है वो देखते हैं। लास्ट टर्म क्या है गाइस, यहाँ पे लास्ट टर्म के एक्सपांशन में यहाँ पे है x रेस टू 54 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस टू 46। तो यहाँ पे x रेस टू 54 है मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट टर्म में x रेस टू 54 है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स होल रेस टू 46। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x रेस टू 54 है, तो मेरे को अंदर कौन सा टर्म चाहिए होगा, मेरे को अंदर x रेस टू 16 का टर्म चाहिए होगा। यहाँ पे x रेस टू 16 कब आएगा, जब मैं लिखूंगा 46c16, 46c16, क्योंकि ये जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर हो जाएगा, तो x रेस टू 16 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म का पावर 1 का पावर वापस 30 हुआ, क्योंकि इसको और इसको ऐड करके देखो वापस से 46 हो जाएगा, करेक्ट। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x रेस टू 54 से। अब x रेस टू 54 और x रेस टू 16, ये x रेस टू 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बचेगा 46c16, तो 46c16 x रेस टू 70 ऐसा आ गया। अच्छा, इसका मतलब गाइस यहाँ पे मेरा जो कोएफिशिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे 46c16 पे। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 98c68 पे चालू हुआ था, फिर आया 97c67, फिर उसके बाद वाले में पैटर्न आप समझ गए 96c66, इसके बाद 95c65, उसके बाद 94c64, ऐसे करते करते खत्म कहाँ करना है 46c16 पे खत्म करना है। तो ये मेरा आंसर है। पर अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे गाइस, दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ, 46c16 जो है इसको मैं 46c30 भी तो लिख सकता हूं। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है 46c30, ये कैसे लिखा, वो प्रॉपर्टी है ना NCR। गाइस क्या प्रॉपर्टी है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, याद आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं 46 और 16 को, तो 30 बचता है, तो वो 30 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो कॉम्बिनेशन सेम रहता है। तो 46c16 को लिख सकते हैं 46c30, ठीक है वो लिख दिया। फिर गाइस 47c17 को भी लिख सकते हैं 47c30। अब बोलो ये कौन सी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, व्हाट इज 47 माइनस 17, 30, तो इसको लिख सकते हैं 47c30 बराबर। अच्छा, और क्या करेंगे, वापस सेम प्रॉपर्टी यूज करते जाएंगे। यहाँ पे क्या है 40, यहाँ पे है 96c66, तो इसको लिख सकता हूँ 96c30, इसको लिख सकता हूँ 97c30, इसको लिख सकता हूँ 98c30। तो देखो मैंने सबको वैसे ही लिखा है, खत्म कहाँ हुआ देखो 97c30 और फिर 98c30। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये कोएफिशिएंट निकाले, उसके बाद मैंने एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज किया। क्या प्रॉपर्टी यूज किया, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, और ये प्रॉपर्टी मैंने हर एक टर्म में यूज कर लिया, यहाँ पे हर एक टर्म में यूज कर लिया। तो ये 46c30 हो गया, ये 47c30 हो गया, ये 96c30, ये 97c30 और ये 98c30, और इन सबको मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब मैं वो वाली अमेजिंग प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसमें हम लोग ऊपर वाले नंबर में n+1 करते हैं और नीचे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। मतलब गाइज अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, कितने सही वाले क्वेश्चन है गाइज, देखो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में करवाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट यू हैव एक्सपोजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 CR। इसका मतलब गाइज क्या हुआ,
यहाँ का जो नंबर है उसमें +1 करना है, और ये जो दोनों नंबर्स हैं इसमें से बड़ा वाला जो नंबर है r वो लिखना है। ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत बार यूज किया था, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 46C31 को, मतलब इस पूरे के अंदर 46C31 ऐड करो। तो देखो यहाँ पे 46C31 ऐड हुआ, और आगे सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अब इससे क्या होगा, अब पेयर्स बनते जाएंगे। देखो गाइस, अब 46C31 प्लस 46C30 ये हो जाएगा 47C31। ये जो नंबर है उसमें +1 करना है, तो 47 हो गया, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लिखना है, तो 31। तो इसका आंसर क्या आएगा, 47C31। फिर 47C31 और 47C30 ये नया पेयर बनेगा, उसका आंसर आएगा 48C31। फिर उसके साथ नया पेयर बनेगा, उसका आंसर आएगा 49C31। उसके साथ नया पेयर बनेगा, उसका आंसर आएगा 50C31। ऐसे करते करते आप यहां तक पहुंचोगे। इसके साथ जब पेयर बन जाएगा तो बनेगा 98C31। इसके साथ पेयर बन के हो जाएगा 99C31। इसका मतलब 99C31 तक पेयर बनता रहेगा, तो आंसर बचेगा 99C31, और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो देखो आंसर क्या बचा है, 99C31 माइनस 46C31। ऐसे करके गैस आपका फाइनल आंसर आ गया। गैस ये क्वेश्चन कंप्लीट। सबको अगर क्लियर है तो यस लिखना। अभी एक बार लिख के भी कर लेते हैं, सो दैट यू गेट मोर कॉन्फिडेंस। एंड वो प्रॉपर्टी अपनी जो है, जो हमने डे 1 पे सीखी थी, वो अभी हमने और वापस एक बार प्रैक्टिस कर ली। ओके गैस, मेरे को लगता है अभी जो हमने तीनों क्वेश्चन किए ना, उसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड डिफिकल्ट था, और जो बीच वाला हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया वो सबसे इजी था। ये वाला क्वेश्चन स्लाइटली डिफिकल्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। स्लाइटली डिफिकल्ट है और वैसा क्यों है आपको बताता हूँ। पहले कैसे उन्होंने क्या दिया, आप प्लीज लोग सब लोग लिखना। उन्होंने एक्सपांशन दिया है x² इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 98 प्लस x³ इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 97। ठीक है, अब गैस ये पैटर्न चलता रहेगा, और उन्होंने एंड किया है x रेज टू 54 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू आई थिंक 46 पे क्लोज किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 70। तो x रेज टू 70 का कोएफिशिएंट कब मिलेगा गाइस, जब यहाँ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज टू 68 से। और यहाँ x रेज टू 68 कब मिलेगा, जब उसका कोएफिशिएंट होगा 98C68। सब लोग यहाँ लिखना, x² इंटू 98C68 इंटू 98C68 इंटू 1 रेज टू 30 इंटू x रेज टू 68। गैस नोटिस करना, हमेशा सेकेंड टर्म का जो पावर होता है वही नंबर यहाँ पे होता है। गैस ये हो जाएगा आपका x रेज टू 70 का कोएफिशिएंट। अच्छा, ऐसे यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो यहाँ x³ है, तो अंदर चाहिए x रेज टू 67। यहाँ x रेज टू 67 कब आएगा, जब आप 97C67 का टर्म लिखोगे, तो आप लिखोगे प्लस x³ इंटू 97C67 इंटू वापस 1 रेज टू 30 आ जाएगा, और इस बार x रेज टू आपका 67 आ जाएगा। वापस देखो, x³ और x रेज टू 67 हो गया, x रेज टू 70। अब कैसे करते जाना है, आई होप आप लिखते जा रहे हो। खत्म कहाँ करना है, यहाँ x रेज टू 54 है, तो अंदर मेरे को यहाँ x रेज टू 16 चाहिए। तो यहाँ x रेज टू 16 का कोएफिशिएंट होगा 46C16। यहाँ पे आंसर आएगा x रेज टू 54 इंटू 46C16, वापस 1 रेज टू 30 आ जाएगा, और इस बार x रेज टू 16। वापस नोटिस करो, ये और ये मल्टीप्लाई करके x रेज टू 70 आ जाएगा। तो ओवरऑल x रेज टू 70 के क्या क्या कोएफिशिएंट्स बनेंगे, 98C68 97C67 डॉट 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 46C16। तो बेसिकली आपके कोएफिशिएंट बन जाएंगे 98C68 प्लस 97C67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट में खत्म कहाँ होगा, 46C16 पे। एंड गाइस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बना, x रेज टू 70 का कोएफिशिएंट बना। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब गाइस बस इसमें है ना, हमें स्मार्ट चीज करनी है, मस्त एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, सब लोग लिखना। नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका मतलब गाइस ये जो 46C16 है, इसको मैं 46C30 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 30 आता है, तो वो 30 में नीचे लिख सकता हूँ, तो कॉम्बिनेशन सेम रहता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 46C30। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो आंसर बन जाएगा
46C16 को लिख देंगे 46C30। इसके बाद जो इसके पहले का टर्म रहेगा, इसके पहले का टर्म रहेगा 47C17, तो 47C17 को लिख सकते हैं 47C30। आप लिखते जाना गाइस, और फिर ऐसे लिखते रहते हैं। खत्म कहाँ होगा? खत्म होगा पहले यहाँ पे है 97C67, तो उसको बोल देंगे 97C30। एंड इसके बाद गैस लास्ट टर्म होगा 98C68, उसको भी लिख देंगे 98C30। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी गैस हम लोगों ने इस स्टेप में यूज करी? मैंने ऊपर लिख के दिया है गैस, द प्रॉपर्टी दैट वी हैव यूज्ड इज NCR इक्वल टू NCn-R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना अपन वो पेयर्स बनाएंगे। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो पेयर्स बनाने के लिए? वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, लिखना NCR प्लस NCR-1 इज ऑलवेज इक्वल टू N+1CR। कितना मस्त प्रॉपर्टी है, और ये हमने पहले दिन पे इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस किए थे। तो हमारे को यहाँ पेयर्स बनाना है। तो यहाँ पेयर्स कैसे बनाएंगे? अभी तक कोई पेयर अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 47C30 को। अगर हम यहाँ पे नहीं, 47C30 नहीं, हम यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 46C31 को। तो जब हम यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 46C31 को, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा? 46C31 के साथ। तो 46C31 प्लस 46C30, वैसे इसको एक ब्रैकेट में डाल दो ताकि समझ में आए कि इसका पेयर बन गया। तो इसका हमने पेयर बना दिया 46C31 के साथ, तो वो ऐड किया, तो आगे जाके सब्ट्रैक्ट भी करना है, और बाकी के टर्म्स सेम लिखेंगे। तो बाकी के टर्म्स क्या है? प्लस 47C30, ओके, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आ जाएगा 97C30 प्लस 98C30, और आपने यहाँ पे ऐड क्या किया था? 46C31, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, माइनस 46C31। अब गाइस ये पेयर बन के आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 47C31। फिर वो 47C31 इसके साथ पेयर बना के आंसर देगा 48C31। फिर उसके बाद 49C31, 50C31, ऐसे आता जाएगा। फिर इसके साथ पेयर बन के आ जाएगा 98C31, और इसके साथ पेयर बन के फाइनल आंसर आ जाएगा 99C31। तो लिखो फाइनल आंसर विल बी 99C31 माइनस उसके आगे वाला टर्म क्या है? 46C31। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। गैस सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिखना। गैस हमने लेक्चर्स को अपग्रेड किया है। लास्ट के 3 लेक्चर में हम बहुत हाई क्वालिटी कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, और हम कंसेप्ट सीखने के बाद उसके ऊपर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अपना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो अभी ना गैस हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ तक मेरा वॉइस ठीक से आ गया था रेहान? कैन यू कंफर्म? Yes, sir. ओके, तो गैस अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। ये आपको बहुत इजी लगेगा एक्चुअली गैस। डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन, नाउ द इजी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग। जब मैं आपकी एज का था, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में मैं गलती करता था बिकॉज मेरे को शॉर्टकट पता नहीं था। मैं आपको भी शॉर्टकट सिखा दूंगा, आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में आराम से सॉल्व कर लोगे। तो गैस इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू सीखना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर when 15 raised to 21 is divided by 7। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द रिमाइंडर when 15 raised to 21 is divided by 7, तो हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? 15 raised to 21 को लिख देना है 14 + 1 whole raised to 21। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम 14 + 1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज पहला नंबर हमेशा वो लिखना है जो इसके टेबल का हो। तो 7 के टेबल में क्या आता है? 14 आता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 14 + 1 होल रेज टू 21 लिख दिया। बहुत ही सिंपल लगेगा आपको ये। अब गाइस जब मैं इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो हर एक टर्म में 14 रेज टू समथिंग आएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म में आएगा सिर्फ 1 रेज टू 21। लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 21C21, और आएगा 1 रेज टू 21। तो एक लास्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के सब टर्म्स में 14 आने वाला है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सपांशन है वो डायरेक्टली होगा 14 टाइम्स सम कांस्टेंट लैम्बडा प्लस लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म होगा 1 रेज टू 21। ये वो लास्ट टर्म है 1 रेज टू 21। लास्ट टर्म क्या है? 1 रेज टू 21। तो आपका ये एक्सपांशन आएगा 1 + 14 लैम्बडा। अब इसको जब हम डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर तो रिमाइंडर बचा नहीं, और ये डिवाइड नहीं होगा तो ये रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर कितना है आपका? 1 हो गया। गाइस इतना सिंपल है। मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूं कि मैं जब आपकी एज पे था मैं ये वाले क्वेश्चंस में
क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? बिकॉज अब मेरे को ऐसे बहुत इजी लगता है कि अरे सिंपल, बस मेरे को एक्सपांशन ही तो करना है। दोबारा सिखा दो गाइस, प्लीज बी रिलैक्स। इजी पार्ट ऑफ द चैप्टर है, इसमें आप 100% सही आंसर निकाल सकते हो। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। अगर मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है बाय 7, और वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 raised to 21 इज डिवाइडेड बाय 7, तो मुझे क्या करना है, इनके आसपास ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 के टेबल में आता हो। गैस ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो क्या है, जिस एकेडमी में मैं था 11th और 12th में, उन्होंने हमें ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सारे नहीं करवाए थे, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को कभी इसका एक्सपोजर नहीं था। तो अभी आपको एक्सपोजर है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी लगेगा आपको, अच्छे से ध्यान देना, आप 100% कर पाओगे। आपको यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 के टेबल में आता हो और इसके आसपास हो। तो 15 के आसपास 14 आता है, तो मैंने इसको लिख दिया 14+1 होल रेज टू 21। अब जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, पर हर एक टर्म में 14 का कोई तो पावर आ जाएगा। जैसे देखो, पहले टर्म में 14 raised to 21 आएगा, दूसरे टर्म में 14 raised to 20 आएगा, तीसरे टर्म में 14 raised to 19, फिर 14 raised to 18। ऐसे हर एक टर्म में 14 का पावर आएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में सिर्फ क्या आएगा, 1 raised to 21 आएगा। अच्छा, अगर लास्ट टर्म में 1 raised to 21 आ रहा है, तो इसका मतलब वो 1 छोड़ के बाकी सब टर्म्स में 14 है। तो इसका मतलब वो 1 को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को मैं साथ में लिख दूंगा एज 14 टाइम्स लैम्डा, क्योंकि इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ 14, क्योंकि बाकी के सब टर्म्स में 14 है। फिर से सुनना गाइस, इसके एक्सपांशन में लास्ट टर्म को तुमने छोड़ दिया 1 raised to 21, वो टर्म छोड़ के बाकी के सब टर्म्स में 14 आएगा, तो बाकी के सब टर्म्स विल बी सम मल्टीपल ऑफ 14। तो बाकी के सब टर्म्स को मिला के मैंने लिख दिया 14 लैम्डा, और ये लास्ट टर्म को मैंने लिख दिया 1 raised to 21 यानी कि 1। तो मेरा आंसर आया 1+14 लैम्डा। अब मैं अगर 1+14 लैम्डा को 7 से डिवाइड करता हूं, तो ये 14 लैम्डा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर ये 1 7 से डिवाइड ही नहीं होता, तो ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर इज हाउ मच, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। हो गया, सबको क्लियर है कैसे रिमाइंडर कैसे निकाल दे? तो यस लिखना। मैं अभी आपको ये और 7 to 8 टाइम सिखाऊंगा। रीजन क्या है, और 3 एग्जाम्पल है, और उसके बाद 5 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। गैस यही मैंने लेक्चर्स को बहुत अपग्रेड करने का ट्राई किया कि ऑन द स्पॉट आपको एप्लीकेशन सिखा दो। और हम इस चैप्टर को जितना एफिशिएंसी से कर रहे हैं, ये बाकी चैप्टर से कंपैरिजन में और ज्यादा है। तो इसमें आपको ही थैंक यू बोलूंगा कि आपकी वजह से मैं अपना एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ, और आपके सपोर्ट की वजह से हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छे से ध्यान दो, ताकि यहाँ पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कैसे, देखो सेकंड टाइम सीखते हैं। ओके, तो सेकंड टाइम सीखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गैस उन लोगों ने हमें क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है 25 raised to 33, नहीं 25 raised to 33 है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ बोला है 25 raised to 73, सॉरी, इज डिवाइडेड बाय 13। अब इसमें रिमाइंडर क्या है, ऐसा वो पूछ रहे हैं हमारे को, ठीक है। तो गैस अब हम क्या करेंगे, 25 जो है, इसके आसपास कोई नंबर देख लेंगे जो 13 के टेबल में आता है। अच्छा, तो इसके आसपास नंबर 26 आता है, तो 25 को हम क्या बोल सकते हैं, 26-1। तो ये आ जाएगा 26-1 raised to 73। ओके, तो उसके बाद अब इसका एक्सपांशन करेंगे, तो गैस क्या होगा, हर टर्म में 26 का कोई तो पावर आएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा पता है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म होगा -1, लास्ट टर्म होगा -1 raised to 73। अच्छा, व्हाट इज -1 raised to 73? -1 raised to 73 -1 होगा, इसीलिए देखो यहाँ -1 बचा है। तो ये -1 बचा, और बाकी के सब टर्म्स में 26 का मल्टीपल है, तो 26 लैम्डा। तो इस बार रिमाइंडर क्या होगा, इस बार रिमाइंडर हो जाएगा -1, क्योंकि 26 तो 13 के टेबल में आता है। इजी लग रहा है गाइस? तो रिमाइंडर कितना आया, -1। अच्छा, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं लिखना है। तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया, तो बस उसमें क्या कर दो, ये जो नंबर जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वही ऐड कर लो। तो -1+13 कितना होता है यारो, -1+13 जो है वो आपका 12 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को लिख देंगे इक्वल टू 12, क्योंकि गैस क्या है, देखो आपने इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लिया, इसलिए रिमाइंडर नेगेटिव में आया। तो इसके पहले वाला रिमाइंडर कैसे मिलेगा, आप इसमें ये नंबर ऐड कर लो जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से, तो -1+13 कितना आता है, 12। तो इसका मतलब इसके पहले वाला जस्ट जो नंबर होगा उसमें रिमाइंडर 12 होगा, तो आंसर इज 12। गैस फिर से बताता हूँ, वेरी इजी यार, वेरी इजी। हमें क्या बोला था कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 25 raised to 73 is divided by 13।
तो आप 25 को बोल दो 26 माइनस 1। क्यों मैं 26 माइनस 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि 26 जो है वो 13 के टेबल में आता है। तो अब मेरे को किसका एक्सपांशन करना है, 26 माइनस 1 रेज टू 73। अब इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 26 का मल्टीपल आएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होगा, -1 रेज टू 73। व्हाट इज -1 रेज टू 73? -1। तो ये लास्ट टर्म है गाइस, ये लास्ट टर्म है -1 रेज टू 73। बाकी के सब टर्म में 26 का मल्टीपल आएगा, तो बाकी के सब टर्म्स को हम मिला के बोल देंगे सम मल्टीपल ऑफ 26। तो बाकी के सब टर्म्स मिला के हो गए 26 लैम्बडा। अब जब गाइस मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 13, तो 26 लैम्बडा तो 13 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये वाला रिमाइंडर बच जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, -1। लेकिन गाइस नेगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं लिखते, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा, जिसमें आप ये 13 ऐड कर लो, तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 12। इसका मतलब गाइस क्या है कि आप एक्स्ट्रा डिवाइड कर लिए, इसलिए रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। आपको इसके एक नंबर पहले तक का मल्टीपल चाहिए था, तो आप बस क्या करो, सिंपल लॉजिक कर लो कि जो भी रिमाइंडर नेगेटिव में आता है उसके अंदर मैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, -1 + 13 इक्वल टू रिमाइंडर विल बी 12। गैस अभी क्लियर है तो यस लिखो अभी। लेकिन गैस और 6 अटेम्प्ट्स है, अगर आपको लग रहा है नहीं सर और सीखना है, तो वो एप्लीकेशन सीख रहे हैं ना हम। और गैस डिफिकल्ट वाले केसेस भी होते हैं इसमें, थोड़े डिफिकल्ट बोलना सही नहीं है, बट और ट्रिकी वाले केसेस होते हैं, वो भी करवाऊंगा। सब कुछ पहले से डिजाइंड है लेक्चर में, तो लेट्स कंटिन्यू। अब गैस थर्ड केस है, मेरे को 7 रेज टू 51 को डिवाइड करना है बाय 23। ये सबसे अच्छा केस है। अब प्रॉब्लम क्या है, 7 के आसपास ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 23 के टेबल में आता हो, तो इसलिए मैं 7 स्क्वायर इमेजिन करूंगा। तो 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 49 में क्या होता है, 49 को बोल सकते हैं, 49 को बोल सकते हैं गाइस 46 + 3। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर भी काफी बड़ा है। मुझे यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए होता है, जैसे कि मुझे चाहिए होता है 1 या 2। तो इसीलिए मैं फिर क्या करूंगा, 7 स्क्वायर में भी सेटिस्फाइड फील नहीं करूंगा, मैं 7 क्यूब कर दूंगा। व्हाट इज 7 क्यूब, 343। और 343 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 343 को बोल सकता हूँ 345 - 2। कैसे, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे को पता है कि मेरे को इसको स्प्लिट करना है ताकि 23 के आसपास का नंबर आ जाए। प्रॉब्लम क्या है, 7 को मैं लिख सकता हूँ, गैस देखो प्रॉब्लम क्या है, 7 को मैं लिख सकता हूँ 23 - 16। ओके, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 23 - 16। अब प्रॉब्लम है कि ये 16 नंबर बहुत बड़ा है, तो कोई फायदा हुआ नहीं। मेरे को ये नंबर छोटा चाहिए, ये नंबर मेरे को 1 या 2 ऐसा कुछ तो चाहिए। मैं तो 2 के आगे खेलता ही नहीं हूँ, 2 के आसपास का मेरे को नंबर चाहिए। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि 7 को मैं लिख सकता हूँ एज 23 - 16, और ये 16 नंबर बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, 7 स्क्वायर को एक्सपांड करने का ट्राई करूंगा। तो 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। अब 49 को क्या लिख सकता हूँ, 46 + 3। अच्छा, क्या 46 23 के टेबल में आता है, यस। पर ये भी नंबर मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं और एक चीज करता हूँ, 7 क्यूब लिख लेता हूँ। गैस मैं क्या कर दूंगा, 7 क्यूब। अच्छा, तो 7 क्यूब कितना होगा देखना गैस, 7 क्यूब हो जाएगा 343। और 343 को हम मस्त लिख सकते हैं। 343 को कैसे लिखेंगे, 345 - 2। अच्छा, अब ये नंबर छोटा हो गया, तो मेरे को ये सबसे एक्सेप्टेबल वाला सॉल्यूशन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 रेज टू 51 जो है ना, उसको बोल देंगे 7 क्यूब होल रेज टू 17। क्योंकि देखो 3 × 17 51 होता है, तो 7 रेज टू 51 को लिख दिया 7 क्यूब होल रेज टू 17। अच्छा, 7 क्यूब क्या होगा, 343। तो ये 343 रेज टू 17 आ जाएगा। अब 343 को मैं लिख सकता हूँ 345 - 2। अच्छा, होल रेज टू क्या है, 17। अच्छा, 345 - 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 345 जो है वो 23 के टेबल में आता है। बस 23 × 15 345 होता है, तो इसीलिए मैंने 345 - 2 लिखा है। अब जब मैं इसका एक्सपांशन करूंगा, तो हर एक टर्म में 345 का मल्टीपल आएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या होगा, -2 रेज टू 17। तो देखो लास्ट टर्म क्या होगा, -2 रेज टू 17। और बाकी हर एक टर्म में 345 का मल्टीपल आएगा, मतलब बाकी हर एक टर्म में 23 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 345 23 का मल्टीपल होता है। तो वापस देखना, जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो हर एक टर्म में 345 का मल्टीपल आएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म क्या होगा, -2 रेज टू 17। व्हाट इज -2 रेज टू 17, माइनस साइन वो बाहर ले लिया,
तो यहाँ माइनस आ गया और 2^17 बचा। तो ये -2^17 ये लास्ट टर्म है। बाकी के सब टर्म्स में 345 आएगा, इसका मतलब बाकी के सब टर्म्स मल्टीपल ऑफ 23 होंगे। अच्छा, तो अब मेरे को इसको किससे डिवाइड करना है? मेरे को इसको डिवाइड करना है 23 से। किससे डिवाइड करना है गाइस? 23 से। तो अगर अब मैं इसको 23 से डिवाइड कर लेता हूं तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो मुझे किसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा? अब मुझे निकालना पड़ेगा -2^17 का रिमाइंडर। किसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा? -2^17 का। फिर इसमें मैंने एक 2 अलग कर दिया, तो -2 अलग, 2^16 बचा। अब मैं क्या करूंगा अच्छे से देखना, 2^16 को बोल दूंगा 2^8 होल स्क्वायर, और 2^8 कितना होता है? 256। तो ये हो जाएगा 256 होल स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो 256 है उसके आसपास 23 का नंबर आता है। क्या आता है? 253 आता है। तो इसका मतलब मैं 256 को बोल सकता हूं 253 + 3 होल स्क्वायर। तो कैसे, देखो यहां तक मुझे श्योर है सबको समझ में आया रहेगा। अब जब आप इसको 23 से डिवाइड करोगे यारो, जब इसको 23 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ये रिमाइंडर बचा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा है। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? एक 2 अलग कर दो, तो 2^16 बचा। 2^16 को क्या बोलना है गाइस? 2^16 को बोलना है 2^8 होल स्क्वायर। और 2^8 कितना होता है? 256 होता है, तो 256 होल स्क्वायर। और 256 को क्या बोलेंगे? 253 + 3 होल स्क्वायर। ऐसा करने का फायदा क्या है कि अब बाहर -2 टाइम्स बचा है और ये 253 + 3 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 253 आएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। तो देखो लास्ट टर्म क्या होगा? 3 स्क्वायर। और बाकी सब टर्म्स क्या होंगे? 253 का मल्टीपल होंगे, यानी बाकी सब टर्म्स 23 का मल्टीपल होंगे, क्योंकि 253 23 के टेबल में आता है। तो बाकी के सब टर्म्स 253 का मल्टीपल होंगे, तो बाकी के सब टर्म्स 23 का मल्टीपल होंगे। तो मैंने 23 म्यू लिख दिया और यहाँ 3 स्क्वायर बच जाएगा, तो 23 म्यू + 3 स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये 23 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब रिमाइंडर बचेगा। तो -2 × 3 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? -18। तो ये -18 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका रिमाइंडर है, क्योंकि ये 23 से डिवाइड होता नहीं है, तो रिमाइंडर इज -18। पर मैंने क्या सिखाया था? अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो उसमें वो नंबर ऐड कर दो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो। तो किससे डिवाइड कर रहे थे? 23 से। तो इसमें 23 ऐड करो, -18 + 23 रिमाइंडर इज 5। वैसे ये मैंने एपिक वाला केस ले लिया। ये वाला केस एग्जाम में आता है पर कम आता है, इससे इससे और अच्छा वाला केस एग्जाम में आ ही नहीं सकता। ये बेस्ट केस था। दोबारा सिखाता हूँ, बाय चांस आप में से किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ गया तो यस लिखो। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे गाइस, डोंट वरी, और हम लिखेंगे भी, हम हर चीज लिखते हैं ना, तो थोड़ी देर में लिखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। बाय चांस कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आया तो बेस्ट है, वापस एक बार देखो। 7^51 को डिवाइड करना है किससे? 23 से। तो इसको बोलने का 7³ होल रेज टू 17। अब 7³ क्या है? 343। तो ये हो गया 343 होल रेज टू 17। 343 को बोल दो 345 - 2, और यहाँ पावर क्या है? होल रेज टू 17। अब है ना गाइस, एग्जाम में टाइम बचाना चालू करो। ये आपका 23 से डिवाइड होता है ना, कौन सा? 345। तो इसका मतलब क्या है? इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 345 आएगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो मेरे को सिर्फ लास्ट टर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्या है लास्ट टर्म? -2^17। तो सिर्फ लास्ट टर्म पे फोकस करना है। तो इसके बाद अभी बीच के स्टेप स्किप करो, डायरेक्टली यहाँ आ जाओ, -2^17। अब फिर इसमें एक 2 अलग कर दो, तो माइनस साइन था, और एक 2 अलग कर दिया तो -2 अलग हो गया, 2^16 हो गया। 2^16 को आप बोल दो 2^8 का स्क्वायर, और 2^8 होता है 256, तो 256 का स्क्वायर। अब 256 को बोल दो 253 + 3। और वापस गए आप, अभी टाइम बचाना चालू करो एग्जाम में। अब ये यूजलेस है। क्या यूजलेस है? 253, क्योंकि ये 23 के टेबल में आता है। तो एक्सपांशन वगैरह कुछ लिखो ही मत, डायरेक्टली कर दो -2 × 3 स्क्वायर, बस -2 × 3 स्क्वायर। देखो डायरेक्टली ये स्टेप पे आ जाओ, मतलब -18 इज द रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया तो हमने क्या सीखा है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वही ऐड कर दो, तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा -18 + 23 = 5। तो रिमाइंडर आ गया = 5। ओके, क्या सबको क्लियर है? तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना। अभी
अभी क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करते हैं, अभी से आप लिखना चालू करना गैस। अभी एक्चुअल जेई मेंस के 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी, कैन यू कंफर्म? Yes, sir. चलो गाइस, देखो बाय चांस अभी भी कुछ डाउट है तो डोंट वरी, अभी जब मैं सिखाऊंगा ना क्वेश्चंस में आपको इतना इजी लगेगा। देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का है। मैं इनफैक्ट प्रे करूंगा कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये हर किसी को इंडिया में नहीं जमता। जब मैं आपकी एज का था गाइस, मैं ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे क्लास में वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं था। तो बिना देख के करना पॉसिबल नहीं है शायद, पर अभी आपने देख लिया है तो आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। देखो कैसे आपको इजी लगेगा। रेहान क्वेश्चन रीड करना, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। The remainder when 64 raised to 64 raised to 64 is divided by 7 is equal to। गाइस देखो, आपको ये क्वेश्चन इजी लगता है कि डिफिकल्ट लगता है? ये जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 बार पावर में 64 है, तो मैंने इसलिए पावर में 64 स्क्वायर लिख दिया। अब 64 स्क्वायर कोई तो नंबर बनेगा, लेट मी कॉल दैट नंबर एज n। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? मेरा क्वेश्चन हो गया 64 रेज टू n को डिवाइड करना है बाय 7। अब 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 64 के आसपास आता है? 63 आता है, तो मैं बोलूंगा 63 प्लस 1 होल रेज टू n। अब बस इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 63 आएगा, उसका कोई तो पावर आएगा 63 का, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा? 1 रेज टू n। तो लास्ट टर्म जो है 1 रेज टू n वो हो जाएगा 1, तो ये लास्ट टर्म है 1। बाकी सब टर्म्स विल बी मल्टीपल ऑफ 63, तो बाकी सब टर्म्स हो जाएंगे 63 लैम्डा। तो 63 लैम्डा हो गए बाकी के सब टर्म्स, और लास्ट टर्म आ गया 1 रेज टू n, तो वो मैंने प्लस 1 लिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे? 7 से। तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि 63 7 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन कंप्लीट। गैस बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक नहीं लगा आपको? इतना हमने बिल्डअप करा, 3 एग्जाम्पल करे, ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ हाई लेवल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज हाउ यू डोंट लूज आउट ऑन फ्री के मार्क्स इन द एग्जाम। ये एकदम फ्री के मार्क्स है। गैस देखो, यहाँ पावर में 2 बार 64 था, तो मैंने 64 स्क्वायर लिख दिया। फिर 64 स्क्वायर विल बी सम नेचुरल नंबर, तो लेट मी कॉल दैट नंबर एज n। तो मेरा क्वेश्चन है कि आई वांट टू डिवाइड 64 रेज टू n बाय 7, और मुझे देखना है कि रिमाइंडर क्या है। तो बस 64 रेज टू n को बोल देंगे 63 प्लस 1 होल रेज टू n। अब इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 63 का कोई तो पावर आएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। तो हर एक टर्म को हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 63। तो बाकी के सब टर्म्स को आप लिख दो सम मल्टीपल ऑफ 63। तो बाकी के सब टर्म्स को लिख दो 63 लैम्डा, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आएगा? 1 रेज टू n यानी 1। तो 63 लैम्डा प्लस 1 इज द आंसर। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। तो ये तो डिवाइड हो गया, और ये नहीं हुआ डिवाइड, तो ये रिमाइंडर है। अच्छा, गलती से अगर रिमाइंडर -1 आया रहता बाय चांस, तो हम क्या करते हैं? उसमें ये नंबर ऐड कर लेते जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो वो ध्यान में रखना कि अगर -1 आया रहता तो मैं +7 करता, फिर रिमाइंडर 6 होता, पर यहाँ पे तो रिमाइंडर +1 ही आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। गैस सबको क्लियर है तो यस लिख दो। एक बार अभी लिख लेते हैं, जो कि एक फॉर्मेलिटी है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें लिखना सच में बस एक फॉर्मेलिटी है। मतलब आप सोचो कितने फ्री के मार्क्स होंगे ये, ठीक है। तो गैस सब लोग प्लीज लिखो क्वेश्चन 21। ओके, यहाँ पे लिख देना गैस कि उन्होंने बोला है 64 रेज टू 64। मैं तो इनफैक्ट एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ढूंढूंगा अगर मैं आपकी जगह होता। यार ऐसे क्वेश्चंस में तो सीधा बस सिंपली एक्सपांड करना है। तो वो बोल रहे हैं कि 64 रेज टू 64 रेज टू 64 इज डिवाइडेड बाय 7, इज डिवाइडेड बाय 7। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिमाइंडर। चलो निकालते हैं रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे लिख दो द क्वेश्चन इज नथिंग बट 64 रेज टू 64 स्क्वायर। क्योंकि देखो ये 2 बार 64 था, तो वो 64 स्क्वायर हो गया। अब 64 स्क्वायर इज जस्ट सम नेचुरल नंबर, तो लेट मी कॉल दैट एज n। तो नाउ दिस बिकम 64 रेज टू n। अब 64 रेज टू n को हम बोल देंगे 63 प्लस 1 होल रेज टू n। बट व्हाई एम आई टेकिंग 63? बिकॉज 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है इसके आसपास जो इसके टेबल में आ जाए, इसलिए 63 प्लस 1 होल रेज टू n लिख दिया। अब इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में सम मल्टीपल ऑफ 63 तो आएगा ही, तो इसका मतलब कि बाकी के सब टर्म्स को मिला के एक साथ लिख देंगे 63 टाइम्स लैम्डा, और लास्ट टर्म बच जाएगा 1 रेज टू n। तो व्हाट इज 1 रेज टू n? 1, तो लिखो +1। नाउ गाइस व्हेन आई डिवाइड दिस बाय 7, व्हेन आई डिवाइड दिस बाय 7, तो ये तो 7 से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर इज 0।
ये वाला टर्म डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो वही रिमाइंडर है, तो लिख दो गाइस रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ओके, यस। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बेस्ट पार्ट है कि अभी और 4 क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, और उसके बाद एक प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर क्लोज। अगले 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में कैसा फ्री हो जाओगे। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन इन द लेक्चर, बिकॉज जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे अच्छे वाले इजी वाले कंसेप्ट भी आते रहते हैं, जिससे थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और मार्क्स भी मिलते हैं। तो उसमें फिर हैप्पीनेस मिलता है कि दोनों चीजें हो रही है। इसमें ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है इस बाय द वे, बट मार्क्स भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। यस, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन 22। The remainder when 7 raised to 103 is divided by 23 is equal to. बस लकीली मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो एग्जाम्पल करवाया था थ्योरी में, उसमें भी मैंने ये डिवाइड बाय 23 वाला केस लिया था, तो आपको भी मस्त रिवीजन होगा। यहाँ क्या दिया है, 7 रेज टू 103 दिया है, तो मैं बोल दूंगा 7 रेज टू 103 को 7 इंटू 7 रेज टू 102। अब मैं 7 रेज टू 102 अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 102 जो है उसको मैं 3 इंटू 34 लिख सकता हूँ, ताकि मैं 7 क्यूब लिख सकूं, और 7 क्यूब होता है 343। तो मेरे को यहाँ 343 लाना था। क्यों लाना था 343, वो मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था कि 343 को मैं लिखूंगा 345 माइनस 2, क्योंकि 345 23 के टेबल में आता है। फिर से बोलता हूँ गाइस, यहाँ पे 7 रेज टू 103 है, तो एक 7 को मैंने अलग कर दिया और 7 रेज टू 102 को अलग कर दिया। अब 102 होता है 3 इंटू 34, तो इसका मतलब 7 क्यूब और इसका पावर 34, और 7 क्यूब मतलब 343, और इसका पावर क्या है 34। अब 343 को हम क्या लिखेंगे, 345 माइनस 2, और पावर क्या है 34। अब कैसे आपको वापस बोलूंगा, एग्जाम में अभी डायरेक्ट लिखना चालू करो कि ये वाला टर्म यूजलेस है। ये अगले स्टेप में ऐसा मत लिखो, वो 345 लैम्बडा प्लस समथिंग, वो सब मत लिखो, टाइम वेस्ट करो ही मत। ये 23 के टेबल में आता है, इसको भूल जाओ, सिर्फ लास्ट टर्म लिख दो। लास्ट टर्म क्या होगा, -2 रेज टू 34। तो इसका मतलब आंसर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 7 इंटू, इसको मत भूलना गाइस, इस नंबर को मत भूलना, 7 इंटू क्या बचेगा, -2 रेज टू 34। ये देखो मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है, ये आप एग्जाम में लिखो ही मत। 7 इंटू -2 रेज टू 34। अच्छा, माइनस का पावर 34 रहा तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। माइनस का पावर 34 रहा तो प्लस ही होगा, इसलिए प्लस है। तो क्या बचेगा रिमाइंडर, 7 इंटू 2 रेज टू 34, ये रिमाइंडर बचा। पर इसको फर्दर सॉल्व करना जरूरी है। अब इसमें भी क्या करो, 2 रेज टू 34 में 2 स्क्वायर अलग कर दो, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 रेज टू 32 रहने दो, 2 रेज टू 32 आपने रहने दिया। ऐसा करने का रीजन क्या है कि ये 2 रेज टू 32 को अभी मैं बोल दूंगा 2 रेज टू 8 होल रेज टू 4, और वो 2 रेज टू 8 को लिख दूंगा 256। वापस देखना, यहां तक पूरे क्लास को समझ में आया रहेगा। 2 रेज टू 34 में 2 स्क्वायर अलग करना है जो कि 4 है, और 2 रेज टू 32 अलग करना है। ऐसा करने का रीजन, 2 रेज टू 32 को बोलेंगे 2 रेज टू 8 होल रेज टू 4, मतलब 256 रेज टू 4, और बाहर 7 4 का कितना हो गया 28, तो बाहर 28 है, और ये 256 रेज टू 4 है। अब 256 को हम गैस क्या बोल सकते हैं, 253 प्लस 3। ऐसा करने का रीजन, क्योंकि 253 वापस 23 के टेबल में आता है। फिर से गैस आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। अब ये यूजलेस टर्म है, आप सीधा लिख दो रिमाइंडर विल बी 28 इंटू 3 रेज टू 4। देखो ये वाला स्टेप स्किप करो, सीधा लिखो रिमाइंडर विल बी 28 इंटू 3 रेज टू 4। 3 रेज टू 4 क्या होता है गैस, 81 होता है, तो 28 इंटू 81। अब इसको भी है ना गैस, आप दो ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर दो, 28 को बोल दो 23 प्लस 5, और 81 को बोल दो 69 प्लस 12। वापस गैस इसको 23 प्लस 5 क्यों बोला है, क्योंकि ये 23 के टेबल में आता है, तो ये आपका रिमाइंडर 5 होगा। और 81 को हमने 69 प्लस 12 क्यों बोला है, क्योंकि 69 23 के टेबल में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब डिवाइड होगा 23 से तो 5 रिमाइंडर होगा, और यहाँ जब डिवाइड होगा 23 से तो 12 रिमाइंडर होगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर बचेगा 5 इंटू 12 60। तो ओवरऑल रिमाइंडर 60 है, पर 60 को भी मैं लिख सकता हूँ 46 प्लस 14। तो क्या ये भी 23 से डिवाइड होता है, यस। तो मेरा एकदम फाइनल वाला रिमाइंडर क्या है 14, क्योंकि ये 23 से डिवाइड नहीं होता, और इसको और छोटा नंबर नहीं कर सकते, तो ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। मैं सेकेंड टाइम सिखाता हूँ, फिर थर्ड टाइम हम लिखते हैं। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आपने एक सिंपल चीज समझी कि हम लोग जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास का
मतलब उसके टेबल में कोई जो नंबर आता हो जो इसके आसपास हो वो हमें ढूंढना है, बस दैट्स इट। तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 23 से। तो अभी 7 नंबर तो 23 से बहुत दूर है, इसलिए 7 स्क्वायर ट्राई करके देखने का। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। अब 49 को हम 46 प्लस 3 लिख सकते हैं, वो भी सही है। या तो फिर आप वो कर सकते हो जो मैंने इस क्वेश्चन में करा है, मैंने 7 स्क्वायर नहीं 7 क्यूब में सॉल्व कर लिया ताकि ये पावर बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो 7 क्यूब में करने का ये रीजन था। तो 7 रेज टू 103 है, तो मैंने एक 7 अलग लिख दिया और 7 रेज टू 102 अलग लिख दिया। फिर इसको बोल दिया 7 क्यूब होल रेज टू 34, यानी कि 343 होल रेज टू 34। 343 को बोल दो 345 माइनस 2। ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ये 23 के टेबल में आता है। तो गैस अभी इसको भूल जाओ, जो भी 23 के टेबल में आ गया भूल जाओ, सीधा आंसर बचेगा 7 इंटू माइनस 2 रेज टू 34। देखो आंसर बचा 7 इंटू माइनस 2 रेज टू 34, और माइनस रेज टू 34 प्लस होता है, इसीलिए इतना ही आंसर बचा। अब इसमें भी 2 स्क्वायर अलग कर दो, यानी कि 4, और 2 रेज टू 32 अलग कर दो। अब ये 7 4 28 हो गया, और ये 2 रेज टू 32 को लिख दो 2 रेज टू 8 होल रेज टू 4, यानी 256 रेज टू 4। ये देखो 256 रेज टू 4। क्या है ऐसा करने का रीजन? क्योंकि मैं 256 को बोल सकता हूँ 253 प्लस 3। क्या फायदा हुआ ऐसे लिखने का? ये 23 के टेबल में आता है, इसको भूल जाओ। तो आंसर बचेगा 28 इंटू 3 रेज टू 4, ये रिमाइंडर बचेगा। फिर 3 रेज टू 4 क्या होता है? 81। तो अब 28 इंटू 81 बचा है। अब चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करके नंबर निकालो और इसको डिवाइड बाय 23 भी कर सकते हो, या तो टाइम बचाओ। 28 को आप ऐसा बोल सकते हो 23 प्लस 5, और 81 को 69 प्लस 12। अब वापस ये यूजलेस हो गया, ये यूजलेस हो गया क्योंकि 23 के टेबल में आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचा? 5 इंटू 12, तो रिमाइंडर बचेगा 60। ठीक है यारो। अब 60 को बोल दो 46 प्लस 14, ये भी 23 के टेबल में आ रहा है तो यूजलेस हो गया। तो रिमाइंडर क्या आया आपका? 14। गाइस एकदम ही क्लियर है तो यस लिखो। अब फॉर्मेलिटी के लिए एक बार लिखते हैं, इसके बाद के 3 क्वेश्चन गाइस बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, आप पक्का 15 मिनट्स में फ्री होने वाले हो। ठीक है, एकदम सही डायरेक्शन में अपन चैप्टर में जा रहे हैं, और हमारे 4-5 कंसेप्ट अभी कवर हो गए चैप्टर में विथ 22 क्वेश्चन अप टू नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 गाइस यहाँ लिख देना 7 रेज टू 103 is divided by 23. 7 raised to 103 is divided by 23। वो बोल रहा है कि रिमाइंडर बताओ। तो मेरे को डरना नहीं है, मुझे पता है कि 23 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 7 क्यूब के आसपास एक बहुत अच्छा नंबर आता है, तो उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 7 रेज टू 103 को लिखेंगे 7 इंटू 7 रेज टू 102। ओके, तो 7 रेज टू 102 को सब लोग लिख दो 7 क्यूब रेज टू 34। ओके गाइस, बात वही हो गई। 102 को मैंने 3 इंटू 34 के फॉर्म में लिख दिया। अब ये 7 क्यूब होता है 343, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 343 रेज टू 34। ओके, अब 343 को गाइस क्या लिखना होगा? 343 को लिखना होगा 345 माइनस 2। रीजन, वो 345 23 के टेबल में आता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि ये टर्म यूजलेस हो जाएगा क्योंकि वो 23 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। तो 345 माइनस 2 होल रेज टू 34। तो आपको भी एग्जाम में क्या करना है, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली लिखना है 7 इंटू माइनस 2 रेज टू 34। 7 इंटू माइनस 2 रेज टू 34, क्योंकि ये अकेला टर्म होगा इसका, इस एक्सपांशन का गैस जो लास्ट टर्म होगा वो अकेला टर्म होगा जिसमें 345 नंबर नहीं आएगा। तो बाकी के सब टर्म्स में 345 नंबर होगा तो वो 7 से डिवाइड होगा। ये अकेला टर्म है जिसमें 345 नंबर नहीं आएगा, तो माइनस 2 रेज टू 34 बच गया। ये हमारा रिमाइंडर है गैस। अब ये माइनस का पावर अगर इवन रहा तो प्लस हो जाता है, तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 7 इंटू 2 रेज टू 34, और 2 रेज टू 34 में 2 स्क्वायर अलग कर दो और 2 रेज टू 32 अलग कर दो। रीजन क्या है गाइस कि 2 रेज टू 32 को अभी मैं बोल सकता हूँ 2 रेज टू 8 होल रेज टू 4। तो ये 7 इंटू 4, ये 7 इंटू 4 28 हो गया। आई होप आप लिखते जा रहे हो। 28 इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रेज टू 8 विच इज 256 यारो, 256। ठीक है यारो, और होल पावर में क्या आ जाएगा? 4। अब 256 हो गया, क्या बोलेंगे? 253 प्लस 3। तो ये वापस से अपना मस्त चीज हो गया कि ये हो जाएगा 253 प्लस 3। आई होप आप लिखते जा रहे हो, होल रेज टू 4। अब क्या ये 23 के टेबल में आता है? यस। तो वापस से इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 253 आएगा,
तो वो 23 से डिवाइड हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म, मतलब 3/4 का टर्म बच जाएगा। तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 28 इंटू 3/4। व्हाट इज 3/4? 81। तो 28 इंटू 81 को डिवाइड करना है अभी 23 से। 28 को लिख दो गाइस 23 प्लस 5 और 81 को लिख दो 69 प्लस 12। अब इसको डिवाइड बाय 23 जब करेंगे तो बेसिकली आपका हर एक टर्म ऐसा होगा जिसमें 23 का मल्टीपल या तो 69 का मल्टीपल आएगा, एक्सेप्ट फॉर वन टर्म जिसमें 5 इंटू 12 होगा। यानी कि आपका कितना रिमाइंडर बचेगा 5 इंटू 12 बस। बाकी सब टर्म में आपका 23 या 69 का मल्टीपल आएगा। जैसे देखो अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो पहला टर्म बनेगा 23 इंटू 69, दूसरा 23 इंटू 12, तीसरा 5 इंटू 69। ये तीनों टर्म्स में 23 का मल्टीपल है। एक ही टर्म में 23 का मल्टीपल नहीं है जो कि है 5 इंटू 12। तो ये आपका रिमाइंडर बचेगा 5 इंटू 12 विच इज 60। तो रिमाइंडर शुड बी 60। पर इसको और छोटा कर सकते हैं ना, 60 को बोल सकते हैं 46 प्लस 14। अब वैसे अच्छी बात है कि 46 भी 23 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब द एक्चुअल रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। गाइस अगर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है चैप्टर में, स्पेशली इस पार्ट में, तो प्लीज यस लिखना। अगले जो 3 क्वेश्चन है ना गाइस वो इसके कंपैरिजन में बहुत इजी है। वैसे मेरे को ये भी इजी लगा पर फिर भी इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना है। आगे वाले क्वेश्चंस में तो एकदम ही आसान। आप देखो अगले 2 क्वेश्चन शायद 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे, आप पक्का 15 मिनट्स में फ्री हो जाओगे गाइस। ओके यस रेहान प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन 23। The remainder when 428 raised to 2024 is divided by 21 is. वैसे कितना आसान क्वेश्चन है देखो, वो बोल रहे हैं 428 रेज टू 2024 इज डिवाइडेड बाय 21। तो मैं क्या करूंगा 428 को लिख दूंगा 420 प्लस 8। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 420 जो है वो 21 के टेबल में आता है, तो अब मेरे लिए ये यूजलेस टर्म हो गया। तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 8 रेज टू 2024। करेक्ट है। फिर 8 रेज टू 2024 को बोल सकता हूँ 8 स्क्वायर रेज टू 1012। मतलब ये 2024 को 2 इंटू 1012 कर दो, तो 8 स्क्वायर रेज टू 1012, 8 स्क्वायर मतलब 64। तो 64 रेज टू 1012 आ गया। अब 64 को बोल सकता हूँ 63 प्लस 1 रेज टू क्या हो गया 1012। अब गैस इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 63 आ जाएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। तो मेरा जो लास्ट टर्म है 1 रेज टू 1012 वही मेरा रिमाइंडर होगा, बिकॉज बाकी के सब टर्म्स में 63 आएगा। और क्या 63 21 से डिवाइड होता है? यस। तो मेरा रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आप ऊपर ईयर देख लो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2024। मैं तो इनफैक्ट आपको बोलूंगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100% पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। चलो अभी गाइस लिख के करते हैं। ये कितना आसान था लास्ट क्वेश्चन में, फिर भी दिमाग लगाना था, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। लिखो 428 रेज टू 2024 is divided by 21। तो अभी आपको क्या करना है 428 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढना है जो 21 के टेबल में आता हो। तो एक बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 420। तो आप इसको यहाँ बोल दो 420 प्लस 8 रेज टू 2024। अब मैंने क्या बताया कि इसकी एग्जाम में स्टेप स्किप करो, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि ये 21 के टेबल में आता है तो ये हमारे लिए यूजलेस टर्म है। रिमाइंडर में सिर्फ इतना पार्ट बचेगा जो इस बाइनोमियल एक्सपांशन का लास्ट टर्म होगा 8 रेज टू 2024। यहाँ लिख देना द रिमाइंडर विल बिकम 8 रेज टू 2024। वैसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि अभी 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 8 को वैसे ही रखना है। 2024 को क्या करेंगे 2024 को हम लिख देंगे 2 इंटू 1012। तो यहाँ हो जाएगा 8 स्क्वायर रेज टू 1012। मैंने बस क्या किया 2024 को लिख दिया 2 इंटू 1012। अब गैस 8 स्क्वायर क्या होता है 64। आंसर आ जाएगा 64 रेज टू 1012। अच्छा अब 64 रेज टू 1012 है, तो 64 रेज टू 1012 को लिख देंगे 63 प्लस 1 रेज टू 1012। अब गैस वापस देखो ये 63 यूजलेस टर्म हो गया क्योंकि वो 21 के टेबल में आता है। तो सिर्फ अपना 1 रेज टू 1012 ही बचेगा। ये तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दो कि इसका आंसर आएगा सम मल्टीपल ऑफ 63 यानी 63 लैम्डा प्लस वो लास्ट टर्म बचेगा 1 रेज टू 1012 विच इज 1। तो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 21
तो रिमाइंडर विल ऑब्वियसली बिकम इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो 23 से डिवाइड हो जाता है, यही रिमाइंडर बचेगा। गैस ओनली लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग इन टुडेस लेक्चर। आप 10 मिनट्स में फ्री होने वाले हो, यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। हम हर एक चीज गैस लिख के भी कर रहे हैं, सो दैट यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर लर्निंग द क्वेश्चन फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ओके यस, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन 24। Remainder when 64 raised to 32 raised to 32 is divided by 9 is equal to। गैस ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आप यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। यहाँ पे 64 रेस टू 32 रेस टू 32 है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 32 है, तो मैं यहाँ बोल दूंगा 64 रेस टू 32 स्क्वायर, और वो 32 स्क्वायर को हम सब नेचुरल नंबर n बोल देंगे। तो 64 रेस टू n इज माई नंबर विच आई हैव टू डिवाइड बाय 9। अब 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 64 के आसपास है? 63। तो 63 प्लस 1 होल रेस टू n। तो इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 63 आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म विच इज 1 रेस टू n। तो हर एक टर्म 63 का मल्टीपल होगा, तो 63 लैम्डा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म जो कि 1 है, तो प्लस 1। इसको डिवाइड बाय, अभी अगर आप 9 करते हो तो ये तो 9 से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 हो गया, डन। यू विल बी लाइक सर ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। ये है इजी, और ऊपर ईयर देख लो, जेईई मेंस 2024। चलो गाइस लिखो क्वेश्चन नंबर 24 of this chapter. We are dividing 64 raised to 32 raised to 32 is divided by, प्लीज लिख देना गाइस, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं गाइस और कुछ नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ अपन खुद से कर पा रहे हैं। इज डिवाइडेड बाय 9। तो गाइस 3 स्टेप में आंसर आएगा। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में ये 32 2 बार है, तो 32 स्क्वायर लिख दो। तो आप बोल सकते हो 64 रेस टू 32 स्क्वायर, ओके, इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 9, ठीक है। 64 रेस टू 34 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 9। अब ये 32 स्क्वायर जो है वो एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेट्स कॉल इट n। तो ये 64 रेस टू n हो गया। अब 64 रेस टू n को हम बोल देंगे 63 प्लस 1 होल रेस टू n। पर मैं 63 प्लस 1 ही क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज 63 9 के टेबल में आता है, तो ये टर्म मेरे लिए यूजलेस हो गया, यही मेरा रिमाइंडर है। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि इसका एक्सपांशन विल बी 63 लैम्डा प्लस 1, मतलब ऑल अदर टर्म्स विल बी मल्टीपल ऑफ 63 प्लस द लास्ट टर्म विल बी 1। तो यहाँ पे इसको डिवाइड बाय जब आप 9 करोगे, वैसे इसको जब डिवाइड बाय 9 करोगे तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो आप यहाँ लिख देना द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। कैसे, अगर आपका अभी ये क्वेश्चन करने के बाद और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो एक बार यस लिख दो। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ टुडे एंड देन वी कैन क्लोज द लेक्चर। मैक्स 7-8 मिनट्स में गाइस हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। यस रेहान प्लीज रीड करना 25th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The remainder when 7 raised to 103 is divided by 17 is। जैसे देखो, मेरे को ये 7 रेस टू वाले क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप अगर ऐसे वालों में एक्सपर्ट बन गए तो आप पक्का इसमें मार्क्स गेन करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी 7 रेस टू 103 है एंड आई वांट टू डिवाइड बाय 17। तो अभी 7 नंबर तो 17 से बहुत दूर है, तो मैं 7 स्क्वायर को कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि 7 स्क्वायर कितना होता है हमारा? 49 होता है। और 49 को हम बोल सकते हैं 51 माइनस 2, और 51 17 के टेबल में आता है, यस। तो ये बराबर कंसिडरेशन है। एक और कंसिडर आप कर सकते हो, 7 क्यूब को भी कंसिडर कर सकते हो। मैं प्रेफरेंस 7 क्यूब को देता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि फिर इससे ये जो पावर है एकदम से काफी कम हो जाता है, इसलिए आप भी प्रेफरेंस इसको दो 7 क्यूब को। तो 7 रेस टू 103 को लिखेंगे 7 इंटू 7 रेस टू 102, और इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब रेस टू 34, जो कि हो जाएगा 343 रेस टू 34। अब इस 343 में मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 17 के टेबल में आता है और जो इसके आसपास है, तो वो 340 होगा। तो इसको बोल सकता हूँ 340 प्लस 3 होल रेस टू 34। अब गैस आपको शॉर्टकट समझ में आ गया कि ये नंबर यूजलेस है क्योंकि वो 17 के टेबल में आता है। तो रिमाइंडर बचेगा 7 इंटू 3 रेस टू 34। देखो 7 इंटू 3 रेस टू 34। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें से 3 स्क्वायर अलग कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 7 जा 63 हो गया, और बचेगा 3 रेस टू 32। अब गैस 3 रेस टू 32 मुझे मिला है, तो 3 रेस टू 32 को मैं लिख सकता हूं जैसे मैं वो 2 रेस टू 32 को लिखा था वैसे ही। 2 रेस टू 32 को कैसे लिखा था? 2 रेस टू 8 होल रेस टू 4। वैसे 3 रेस टू 32 को कैसे लिखूंगा? 3 रेस टू
नहीं, 2 रेस टू 32 को मैंने ऐसे नहीं लिखा था, 2 रेस टू 32 को मैंने लिखा था 2 रेस टू 8 होल रेस टू 4, हाँ ऐसे ही लिखा था, बराबर है। इसमें थोड़ा उल्टा करना है, इसमें करना है 3 रेस टू 4 होल रेस टू 8, ऐसा करना है, क्योंकि 3 रेस टू 8 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। तो 3 रेस टू 4 मुझे पता है 81, तो 81 रेस टू 8 बचेगा। अब 81 के आसपास का नंबर ढूंढना है जो 17 के टेबल में आता है, तो 17 के टेबल में 85 आता है, तो इसका मतलब मैं 81 को बोल दूंगा 85 माइनस 4, और ये होल रेस टू क्या है 8। फिर से गैस ये अपना यूजलेस टर्म है 85, क्योंकि वो 17 के टेबल में आता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 63 इंटू -4 रेस टू 8। हाँ गैस, 4 रेस टू 8 नहीं, -4 रेस टू 8। हाँ, वो अलग बात है कि माइनस का अगर पावर इवन रहा तो वो प्लस हो जाता है, पर अपने को टेक्निकली स्ट्रांग बनना है, तो रिमाइंडर बचेगा 63 इंटू -4 रेस टू 8, मतलब 4 रेस टू 8 ही हो गया। ठीक है, अब गैस 4 रेस टू 8 को बोल देंगे 4 स्क्वायर होल रेस टू 4, तो 4 स्क्वायर होल रेस टू 4 मतलब 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 रेस टू 4। अब 16 को हम क्या बोलेंगे, 16 को बोल देंगे 17 - 1, इस काम हो गया। क्योंकि अब देखो वापस ये 17 नंबर यूजलेस हो गया। अब 63 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 रेस टू 4 से। क्यों 17 नंबर यूजलेस हुआ, क्योंकि ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो बस ये रिमाइंडर बचेगा 63 इंटू -1 रेस टू 4, तो मतलब 63 इंटू 1 रेस टू 4, क्योंकि -1 रेस टू 4 +1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर है 63। पर इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 51 + 12 लिख सकते हैं। तो क्या 51 17 के टेबल में आता है, यस, तो ये तो चला गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 12। दिस इज द करेक्ट आंसर। गैस देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। इसको और इजी तरीके से कम स्टेप्स में भी किया जा सकता है, पर मैंने जानबूझ के ये वाला स्टेप क्यों चूज करा, क्योंकि मेरे को आपको वो 7 क्यूब एम्फोसाइज करना था। 7 क्यूब वाली चीज को गैस आप बहुत ज्यादा एम्फोसिस दो कि 7 क्यूब करने से फायदा क्या होता है, इसका पावर काफी ज्यादा कम हो जाता है, फिर वो इजी होता जाता है। चलो इसको लिख के करते हैं गैस। अगर आपको बाई चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, जब मैं लिख के कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लिखना गैस 7 रेस टू 103 इज डिवाइडेड बाय 17। 7 रेस टू 103 इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो गैस बिल्कुल डरना नहीं है, हमें पता है कि इसमें क्या करना है, इसमें 7 क्यूब वाले फॉर्म में लेके आना है। तो पहले हम बोलेंगे 7 इंटू 7 रेस टू 102। तो स्टूडेंट्स ये 7 रेस टू 102 को हम बोल देंगे 7 क्यूब होल रेस टू 34। ओके गैस, इसको हम बोल देंगे 7 क्यूब होल रेस टू 34। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 34 102 ही होता है, तो इसीलिए 7 क्यूब होल रेस टू 34 हो गया। और फिर गैस यहाँ पे 7 क्यूब होता है 343, यहाँ पे हम बोल देंगे 7 इंटू 343 होल रेस टू 34। गैस ये ऐसा करने का रीजन क्या है, मेरे को ये पावर छोटा करते जाना है, फिर मेरे लिए वो सॉल्वेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 343 गैस लिखो कैन बी रिटन एज 340 + 3। अच्छा, मैं 340 + 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 340 आपके 17 के टेबल में आता है, तो हमारा वो टर्म तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 340 का मल्टीपल आएगा, तो वो सब टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये लास्ट टर्म बचेगा 3 रेस टू 34। तो मेरा अभी रिमाइंडर क्या बचेगा 7 इंटू, आई होप आप लिखते जा रहे हो, 7 इंटू 3 रेस टू 34। ओके, अब बस 3 रेस टू 34 मुझे मिल चुका है। अब इसको और सिंपल करेंगे, इसमें 3 स्क्वायर अलग कर दो, तो आंसर आएगा 7 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू 3 रेस टू 32 आ जाएगा। अच्छा, 3 रेस टू 32 लिखने का रीजन क्या है, इसको मैं 3 रेस टू 4 होल रेस टू 8 लिख दूंगा, तो ये पावर और कम हो जाएगा। अच्छा, ये 9 होगा, 7 9 हो गया 63। ऑलमोस्ट गए आप क्वेश्चन के एंड पे आ चुके हो। तो 63 इंटू 3 रेस टू 32 बचा, जिसको आप लिख देना 3 रेस टू 4 होल रेस टू 8, क्योंकि 4 8 32 होता है। फिर 3 रेस टू 4 गैस 81 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 63 इंटू 81 रेस टू 8। अब इसमें भी डरना नहीं है, पावर काफी छोटा हो चुका है, तो यहां तक आ गया तो एग्जाम में आगे सॉल्व कर लो यारो। अब 81 के आसपास नंबर ढूंढो जो 17 के टेबल में आता है, तो वो 85 होता है। तो यहाँ पे फिर आंसर बन जाएगा रिमाइंडर में 63 इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा 85 - 4 होल रेस टू 8। अब बस इसके एक्सपांशन में हर एक टर्म में 85 का मल्टीपल आएगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या होगा, -4 रेस टू 8। टेक्निकली स्ट्रांग बनो, माइनस साइन भी लेना होता है। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 63 इंटू -4 रेस टू 8। हाँ, वो अच्छी बात है कि माइनस का पावर अगर इवन रहा तो वो प्लस हो जाता है, तो 4 रेस टू 8 ही बचेगा।
अब 4⁸ को भी कैसे लिखना है guys, देखना 4⁸ को लिखना है 4 स्क्वायर होल रेज टू 4, क्योंकि ये 2 4 8 होता है। फिर इससे ये 16 हो जाएगा, और ये 16 आने का हमारे को अमेजिंग फायदा क्या होगा कि हम 16 को 17 - 1 लिख सकते हैं। तो कैसे आप लास्ट स्टेप पे आ गए, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 63 × 16⁻⁴, और 16 को कैसे अभी आप लिख सकते हो 17 - 1। तो 17 - 1, एंड 17 - 1 लिखने का रीजन है कि जो पहला नंबर है वो 17 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो यूजलेस टर्म हो गया। तो रिमाइंडर बचेगा 63 इंटू, वापस टेक्निकली स्ट्रांग बनो, सेकेंड टर्म इज माइनस, मतलब जो लास्ट टर्म यहाँ पे बचेगा वो होगा -1⁻⁴, तो वो लिखना है आपको -1⁻⁴। हाँ, अच्छी बात क्या है कि माइनस का पावर इवन रहा तो प्लस हो जाता है, पर वो आपसे मिस ना हो, इसलिए टेक्निकली आपको स्ट्रांग बनना है। तो 63 × 1 बचेगा विच इज 63। तो 63 इज माई रिमाइंडर, बट इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 + 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 51 आपके 17 के टेबल में आता है। तो ये आपका ट्रू रिमाइंडर है। तो फाइनल रिमाइंडर विल एक्चुअली बी इक्वल टू 12। गाइस, सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिख दो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी क्लोज द लेक्चर। बस एकदम ही लास्ट क्वेश्चन बचा है, और वो गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स का है, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का है। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, फ्रेश माइंड से अगले लेक्चर में वहां से कंटिन्यू करते हैं, ताकि फिर ये वाला पार्ट रिवाइज भी हो जाए। यहाँ तक सबको अगर क्लियर है तो यस लिख दो, यहीं पे लेक्चर क्लोज करते हैं। डन विद 25 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, एंड गाइस आई एम हैप्पी टू टेल यू कि आपका ऑलमोस्ट 60% चैप्टर हो चुका है। इन जस्ट अ कपल ऑफ मोर लेक्चर्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विद थियरी, विद कंसेप्ट्स एंड विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आपने अटेंड करा। कोई मेरे को अटेंडेंस शीट प्लीज भेज सकता है सो दैट वी कैन क्लोज द लेक्चर? पुरुषोत्तम या अपूर्व? यस, ओके, चलो, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग, आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।